हेलो, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन साइंस की मैराथन क्लास लेने वाले हैं, जिसके अंदर आपके सामने 121 प्रश्न होंगे। कुल 121 प्रश्न होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का समान वेटेज रखा गया है। यह क्लास आर्मी प्रतियोगी परीक्षा के लिए विशेष रूप से तैयार की गई, जिसमें नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी, जीडी और टेक्निकल के लिए जितने भी बेहतरीन प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का यहाँ पे समावेश किया। तो एक बार अब सेशन के अंदर सभी जुड़ जाएं, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। उसके बाद में शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन कोट आपके लिए कि डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लगातार लड़ना है, अंत तक लड़ना है, कयामत तक लड़ना है और सफलता हासिल करती है। ठीक है, नमस्कार, मैं सुनील सर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ठीक है, महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी आज है। ऑक्सफोर्ड परिवार की तरफ से आप सभी दोस्तों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, शुरुआत करते हैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अंदर साइंस की महामैराथन क्लास की। ठीक है, उससे पहले एक जानकारी और आपको बता दूं। कल मतलब कल शाम को 9 बजे, 9 मार्च रात्रि 9 बजे राकेश चौधरी सर की क्लास आने वाली है, जीके की अंतिम प्रहार के नाम से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जिसके अंदर आर्मी 2011 से लेके आर्मी 2023 तक पूछे गए प्रश्नों का सभी का समावेश है। यह क्लास आपकी परीक्षा के लिए, जिनका भी पेपर 10 मार्च को है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस क्लास को जरूर से अटेंड करें। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। वन लाइनर प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तर बताऊंगा। 2 या 3 प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दूंगा कि ये प्रश्न जो है आपको करने हैं, और कमेंट सेक्शन में आप उनके उत्तर बताओगे। पूरे 121 प्रश्नों के उत्तर नहीं बताऊंगा, 115 प्लस प्रश्नों के बताऊंगा। 5 प्रश्न आपके लिए छोड़ूंगा होमवर्क के लिए, ताकि उन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों के आपको उत्तर याद करने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वही प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं आज के अपना पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, विद्युत द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है? फटाक से कमेंट करना है, विद्युत धारा। एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएं, अपने भी दोस्तों को जोड़े। एम टेक्निकल, दीपक, अर्जुन, मनीष सभी जुड़ चुके। ठीक है ना, दिख सही रहा कि एक बार तो ये बताओ, आवाज आ रही है प्रॉपर? ठीक है, 2 घंटे तक किसी को छोड़ूंगा नहीं, लगातार 2 घंटे तक चलेगी क्लास, है ना। और पूरे के पूरे 121 प्रश्न करने वाले। तो विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? एमीटर से। किससे किया जाता है भाई? एमीटर से। तो आपको क्या याद रखना है? एमीटर। क्या याद रखना है? एमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, सदिश राशियां हैं। कुछ महत्वपूर्ण सदिश राशियां लिख रहा हूं जो परीक्षा के अंदर पूछी जाती, और आर्मी के अंदर वही सदिश राशियां पूछी जाएंगी जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो अच्छे से याद रखना। सर, एक बल एक सदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है, एक संवेग एक सदिश राशि है दोस्त, द्रव्यमान नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद में जो है, जो इंपोर्टेंट, एक वेग पूछी जा चुकी है, संवेग सदिश राशि। एक विस्थापन पूछी जा चुकी है सर, सदिश राशि है। एक त्वरण पूछी जा चुकी है भाई साहब। क्या पूछी जा चुकी है? त्वरण, एक सदिश राशि। इसके अलावा रेखीय वेग, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय क्षेत्र, सारे के सारे कैसे राशि? सदिश राशि। लेकिन ये तो आपको बिल्कुल याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण सदिश राशि है। ठीक है ना, बल, भार, संवेग, वेग, विस्थापन और त्वरण। ठीक, ये राशियां परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। तो आपको वहां पे 3 ऑप्शन देगा अदिश राशियों के, एक देगा सदिश का, और वहीं आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रश्न पूछा जा चुका भाई साहब परीक्षा में बहुत बार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे अधिक और सबसे सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य तो कौन से रंग की होती है? लाल रंग की, है ना। इधर ही लिखता हूं, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, इसके आगे लिखता हूं। ठीक, सबसे अधिक तो पहले, सबसे अधिक पूछा है तो पहले कौन सा रंग आएगा? लाल। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम भी तो पूछा है। सबसे कम कौन से रंग की? बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे कम होती है।
ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसी प्रश्न पर एक प्रश्न आधारित है, वो ये है कि खतरे के सिग्नल ठीक तथा ट्रैफिक पुलिस के अंदर लाल रंग का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। या फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि मूवियों के अंदर नायक तथा नायिका के कपड़े लाल रंग के क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है और विचलन सबसे कम होता है, जिसके कारण यह अंतिम बहुत ज्यादा दूरी तक दिखाई देता है, इसलिए लाल रंग या लाल सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। एक बार सेशन को शेयर कर दे, सभी साथी जुड़ जाएं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला आज का, बहुत ही प्यारा और गजब का सेशन। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ क्या है भाई? स्टील। क्या है? स्टील। कुछ प्रश्नों के डायरेक्ट उत्तर याद रखने हैं। ठीक, सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर धातु क्या है? हीरा। क्या है? हीरा। ठीक है, सबसे धातु पूछा, इस्पात बतानी। ठीक है ना, टंगस्टन नहीं, इस्पात है। ठीक है ना, क्या बताना है? इस्पात। ठीक है, आगे चलते हैं। शुष्क बर्फ कहलाता है, शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? ठोस CO2। क्या कहलाता है? ठोस CO2। आपसे पूछ ले सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आपको बताना उत्तर हीरा। सबसे कठोर पदार्थ क्या बताना है? हीरा। क्या बताना उत्तर? हीरा। डायमंड। हीरा एक विद्युत का कुचालक होता है, बंद कोण इसके अंदर कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। हीरे का क्रांतिक कोण होता है 2.42 डिग्री। ठीक है, और हीरे के अंदर अपवर्तनांक होता है 2.2। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद में अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में रहते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न आपके सामने, आप ऑनलाइन वाले कमेंट करके बता सकते हैं किसी भी प्रश्न के अंदर अगर आपको डाउट हो तो। ठीक, एक बार सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, अपने सभी साथियों को जोड़ें। ठीक है, पूरे के पूरे 121 प्रश्न होने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वही प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जा चुके। ठीक है ना, टंगस्टन का गलनांक सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, और टंगस्टन का यूज विद्युत बल्ब के फिलामेंट में होता है। हाँ, देख लेंगे बाद में। ठीक, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। किसका यूज होता है? अमोनियम क्लोराइड का। किसका यूज होता है भाई? अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl। याद रखना, आपको पता है अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन के अंदर भी मैंने उदाहरण लिखवाया, ऊर्ध्वपातन के अंदर अमोनियम क्लोराइड का पिछली बार आर्मी की परीक्षा में सीधा सूत्र पूछा गया एक शिफ्ट में कि अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, तो सीधा सूत्र आपको बताना NH4Cl। ठीक है, अगला प्रश्न, पटाखों में हरा रंग, आतिशबाजी में देखा होगा आपने, ऊपर आतिशबाजी जाती है तो कभी हरे कलर की कभी लाल रंग की, तो उनके अंदर हरा रंग जो है वो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? बेरियम की उपस्थिति के कारण। चाय कौन पिएगा आज? बेरियम की उपस्थिति के कारण। हाँ, उनको पिलाऊंगा, संदीप हाजिर है। अब मैं ही पीऊंगा, मैं ही पीऊंगा, किसी को नहीं पिलाऊंगा। ऑनलाइन वाले फटाफट से कमेंट करे, बाकी के 3 प्रश्नों के मैं चाय पीता हूं तब तक। ठीक, फटाफट से कमेंट करे भाई। विक्रम सर वाराणसी ARO से हूँ। कल भी तेरा ये कमेंट था भाई विक्रम, पूरी की पूरी कमेंट की लाइन छाप रखे। कल भी मेरे को नहीं पता भाई, मेरिट मैं नहीं बनाता हूँ है ना, इसलिए मेरे को जानकारी नहीं है होती, मैं तेरे को झूठ क्यों बोलूंगा। ठीक, 160 नंबर गुरुजी सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जैसे तो मेरिट बनाने वाला मैं ही हूँ है ना, तो मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं। फटाक से बाकी 3 प्रश्नों के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो भाई, जल्दी करो। उधम सिंह जुड़ चुका है, हेलो। रेणुका हीरा CO2 गुड मॉर्निंग सर। कृष्ण कंवर पायल गुड मॉर्निंग सर। बाकी के 3 प्रश्नों कमेंट करो जल्दी से। विक्रम शर्मा ओके। देखो इधर, नॉन स्टिक बर्तनों में परत बनी होती है, किसकी बनी होती है? टेफ्लॉन की। किसकी? टेफ्लॉन की। अब इसमें बेकेलाइट मत कर देना, ठीक है ना। किसकी बनी होती है? टेफ्लॉन की। बैकलाइट हत्ता होता है वो पीछे पकड़ने वाला, ब्लैक ब्लैक। ठीक है ना, इसमें पूछा गया वो तो देख, बर्तनों के परत बनी होती है। परत किसकी बनी होती है?
वो बनी होती है टेफ्लॉन की, और कुकर के अंदर जो पीछे वाला स्टैंड होता है ना, वो बेकेलाइट का बना होता है ना। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस, बहुत बढ़िया प्रश्न है, रेडोन। कौन सी गैस है? रेडोन। ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती। जब कल तुम पूछ रहे ना तो सबसे भारी गैस कौन सी, रेडोन है, लेकिन ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती, इसलिए मैं नहीं बता रहा था। ठीक है ना, वायुमंडल में इसका अस्तित्व ही नहीं है रेडोन का, अक्रिय गैस है तो। ठीक है ना, आर एन से डिनोट करते हैं। और अक्रिय गैस में बता देता हूं कौन कौन सी, हीना, नीना और करीना की जिन्स रंगीन। कैसी रंगीन? जिन्स रंगीन। इनके अलावा अक्रिय गैस नहीं है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, ये जो है क्या है, अक्रिय गैस है। अगला, फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे, ऐसे के ऐसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किस में किया जाता है? तीन होते हैं, तीनों बता देता। एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका यूज होता है फोटोग्राफी के अंदर। एक होता है सिल्वर आयोडाइड, जिसका यूज होता है कृत्रिम वर्षा करवाने में। एक होता है सिल्वर क्लोराइड, जिसका यूज होता है फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में। फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में, कंफ्यूजन में नहीं रहना। एक होता है सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी प्लेट बनाने में। एक होता है सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा करवाने में। एक होता है सिल्वर क्लोराइड, फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में। एक होता है सिल्वर नाइट्रेट, चुनावी स्याही, चुनाव दे के आए होगे कभी, यहाँ पे चिन्ह सा करते हैं, वह सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। ठीक है, अगला प्रश्न चले, यहां तक क्लियर हुआ सबको? चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 13। फटाक से छापेगा इनके उत्तर कमेंट सेक्शन में। इन सभी प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे भाई? इन प्रश्नों के उत्तर फटाफट से कमेंट सेक्शन में छापना। तब तक जो है मैं चाय पी लेता हूं भाई, 2 मिनट लगेंगे। जल्दी से उत्तर बताना इनके कमेंट करके। तनीश, जय हिंद सर, जय हिंद। रेणुका, लिखो, लिखाओ। चलो फटाफट से उत्तर बताओ, इन प्रश्नों के उत्तर क्या आएंगे? देखो भाई इधर देखो, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ज्यादा। जल की अस्थायी कठोरता का भी पूछा जा चुका है, जल की स्थायी कठोरता का भी पूछा जा चुका है। जल की अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों के घोल के कारण। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घोल के द्वारा। तो यहां पे लिख दूं कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के बाइकार्बोनेटों बाइकार्बोनेटों के घोल के कारण। सही सही लिखता हूं थोड़ा सा, बाई कार्बोनेटों के घोल के कारण। बाइकार्बोनेटों का घोल होता है, ठीक है ना, क्या होता है? घोल होता है। ठीक, आपसे पूछ ले जल की स्थायी कठोरता, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के, ये तो है। अगर आपके सामने आ जाए अस्थायी कठोरता तो सर आपको उत्तर बताना है बाइकार्बोनेट। और अगर स्थायी कठोरता आ जाए तो आपको उत्तर क्या बताना? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेटों का घोल। किनका घोल है? सल्फेटों का घोल, सल्फेटों का घोल। और एक प्रश्न यही क्लियर कर देता हूं, आपसे पूछ ले जल की स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता दोनों को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, धावन सोडा का। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 किसका यूज किया जाएगा? धावन सोडा का। अगला है लोहे को जंग से बचाने के लिए, कल ही बताया भाई साहब, किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक। जिंक को क्या बोलते हैं? जस्ता। और इस प्रक्रिया के 3 नाम हैं, एक तो था यसद लेपन, एक तो था यसद लेपन, एक था गैल्वेनीकरण। और चलो एक नाम और बता दो, मैंने 2 ही बताए थे, एक और बता रहा हूं आज, जस्तीकरण भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जस्तीकरण। ठीक है ना, कल एक बुक में देखा था, वहां लिखा हुआ था जस्तीकरण। ये नाम भी परीक्षा में आ सकता है भाई साहब, जस्तीकरण। ये तो तुम जल्दी समझोगे इस नाम से। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। ठीक, देखो चांदी है, चांदी के बाद में कौन है? तांबा। सोना मत कर देना, चांदी के बाद में तांबा है, तांबा के बाद में सोना है,
और सोना के बाद में एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, और बाद में क्या है, लोहा। ये क्रम है पूरा का पूरा, ध्यान में रखना है। सबसे पहले चांदी, फिर तांबा, फिर सोना, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा। बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। जो भी ऑनलाइन वाले साथी जुड़ रहे हैं फटाक से जुड़ जाएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है ना। 121 साइंस के वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जा चुके। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता, अभी अभी बताया, क्या प्रयोग में लाया जाता है रे, अभी अभी बताया था, अभी अभी। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड, किसका यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। इसका सूत्र क्या होता है, AgI, आयोडाइड, AgI। Ag को बोलते हैं सिल्वर, लेटिन नाम होता है अर्जेंटम, क्या होता है, अर्जेंटम, और आई से आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, सिल्वर आयोडाइड। दुबई जैसे शहरों के अंदर पानी, मीठे पानी या पीने के पानी की बहुत कमी है, वहां पे कृत्रिम वर्षा करवा के और पीने का पानी इकट्ठा किया जाता है, ये याद रखना। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। साथ में शुष्क बर्फ का यूज किया जाता है, किसका, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ का सूत्र क्या है, ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ। ये भी आपको साथ के साथ लिखते रहना है, बहुत ज्यादा कंटेंट में करवाने वाला हूं तो साथ के साथ लिखें, ठीक है ना। तनिष्क चौहान, जय हिंद सर, जय हिंद। रोहित, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 18। लोहा, निकिल एवं क्रोमियम, लोहा, निकिल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु है, किसकी है भाई ये, स्टेनलेस स्टील की, किसकी है, स्टेनलेस स्टील की, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, लोहा, क्रोमियम और निकल। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी जा चुकी कि स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु क्या है, लोहा, क्रोमियम और निकल, लोहा, निकल और क्रोमियम। अगला है, हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है कैल्शियम फास्फेट, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा, कैल्शियम फास्फेट, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम फास्फेट, बहुत महत्वपूर्ण है, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। याद रखना, हड्डियों एवं दांतों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है, लेकिन एकदम पर्टिकुलर आपसे पूछे तो कैल्शियम फास्फेट, जिसका सूत्र होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट प्रश्न, क्वार्ट्ज में होता है, क्वार्ट्ज में क्या होता है भाई, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, क्या होती है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, क्वार्ट्ज में होती है सर सिलिकॉन और ऑक्सीजन, सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन, एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताना भाई, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या कहलाता है, जल्दी बताना ऑनलाइन वाले। गुड मॉर्निंग सर हिमांशु, गुड मॉर्निंग। हिमांशु तो बोल रहा था वन लाइनर की एक और क्लास लेके आओ ना, तो तेरे कमेंट पढ़ के ये क्लास लेके आए थे, इसलिए शेयर कर देना है, ठीक है ना, अपने सभी दोस्तों। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा, कौन सा लोहा होता है, पिटवा लोहा, कौन सा लोहा भाई, पिटवा लोहा, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप। सबसे कठोर पदार्थ है, अब बता दो उत्तर, हीरा, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा। हीरा सर विद्युत का कुचालक, कैसा चालक, कुचालक, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है, कैसी होती है, चतुष्फलकीय, हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है। हीरा जो है ना, हीरा, हीरे के अंदर क्या होता है सर, बंद कोण होता है 109 डिग्री 27 मिनट, 109 डिग्री 27 मिनट, ठीक है। हीरे के अंदर क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, CA का मतलब समझ जाओगे ना, क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 2 पॉइंट, कितना होता है 2.4, कितना होता है 2.4, ठीक। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.2, कितना होता है 2.2। ये इतनी जानकारी हीरे के लिए याद रखनी। अगला प्रश्न, चलो भाई अगले प्रश्नों के उत्तर बताना, फटाफट से उत्तर बताओ क्या आएंगे, इन प्रश्नों के उत्तर क्या आएंगे भाई। ओके सर थैंक्स, शेयर भी करना है ना। जय हिंद सर, संदीप पवार, जय हिंद। जो भी साथी जुड़े अपने दोस्तों को शेयर करें, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबर बहुलक होता है सर, आइसोप्रीन का होता है, किसका होता है, आइसोप्रीन, बहुत बार पूछा जा चुका ये तो।
नेचुरल जो रबर होता है, प्राकृतिक रबर, ये किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा था रे? मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा नाइलॉन। क्या था? नाइलॉन। क्या था? नाइलॉन। कौन सा बताना है? नाइलॉन बताना है। ठीक है। अगला प्रश्न, सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला सबको पता है, कौन सा है? एंथ्रेसाइट। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, पिट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट, जिसमें राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। राजस्थान की बात नहीं करेंगे अपन, प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? एंथ्रेसाइट। सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला जिसमें 94% क्या होता है? कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो सबसे उच्च कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। ठीक, कौन सा होता है? एंथ्रासाइट, जिसमें 94% क्या होता है? कार्बन तत्व उपस्थित होता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा उष्मा देता है एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है ना। कोयले के प्रकार पूछ ले कितने? 4, पिट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट। सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट, सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला पिट। कौन सा है? पिट। ठीक है ना, याद रखना। सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसमें उत्तर ही लिख दिया। ठीक, कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी धातु है ओस्मियम। कौन सी है? ओस्मियम। ठीक, कौन सी है? ओस्मियम। और सर ओस्मियम को लिखते हैं कैपिटल ओ और स्मॉल एस से। किससे लिखते हैं? ओ और एस। ये धातु है सबसे हल्की। गैस पूछे तो हाइड्रोजन बताना है, हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं हो तो हीलियम बताना है। और सबसे भारी गैस रेडोन, सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु ओस्मियम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कांसा किसकी मिश्र धातु? फटाक से कमेंट सेक्शन में छापना भाई, कांसा किसकी मिश्र धातु है? दीपक कुमार, बिहार से हूं। संदीप, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी है क्या? बिल्कुल। गणेश, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी है ना। चलो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा भाई? कांसा मिश्र धातु। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और टिन की। किसकी? कॉपर और टिन की। एसएन को क्या बोलते हैं? टिन। पीबी को क्या बोलते हैं? लेड। ठीक है ना। तो कॉपर और टिन की कांसा। कांसा याद रह जाएगा ना भाई। कांसा देखो, का और सा। कहां से बनेगा? कॉपर। और सा से बनेगा एसएन, टिन। कॉपर और टिन, याद रखना है। अगला प्रश्न, 1 पिको सेकंड किसके बराबर होता है? 1 पिको सेकंड बराबर होता है 10 की पावर माइनस 12 सेकंड। कितना होता है? 10 की पावर माइनस 12 सेकंड। प्रश्न अपने 28 हो गए। 28 तक किसी को भी कोई दिक्कत हो कमेंट में छापिएगा। और बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है, अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करना है, लाइक करके जाना है और पूरा वीडियो आपको देख के जाना। ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर बताना क्या उत्तर आएगा भाई? फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फलों को सर अगर प्राकृतिक रूप से पूछे, अगर आपसे पूछे प्राकृतिक रूप से, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। प्राकृतिक रूप से पूछे एथिलीन गैस का, कौन सी गैस का? एथिलीन, जिसका सूत्र होता है मेरे दोस्त C2H4। क्या होता है? C2H4। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग होता है, लेकिन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का यूज होता है। कौन सी गैस का? एसिटिलीन गैस का यूज होता है। और दोस्त ये एसिटिलीन गैस है ना, इसका सूत्र होता है C2H2। और इस एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग में। किस में किया जाता है? गैस वेल्डिंग में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। सर हर रोज होता है क्या लाइव? प्लीज बताइए। हाँ गणेश, डेली होता है भाई लाइव क्लास, है ना। अगला प्रश्न है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? निकल। क्या मिलाया जाता है? निकल। निखिल नहीं है ना, निकल है। क्या है? निकल। अगला प्रश्न है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। कौन सी ग्रंथि के कारण, कौन सी ग्रंथि के द्वारा निकलने वाले हार्मोन के कारण बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है? जननिक विकास भी रुक जाता है सर, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण। कौन सा? थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि के द्वारा निकलने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि गले के अंदर पाई जाती है और एच आकार की होती है। और इसके यहाँ पे साइड में जो है वो पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है, जो संख्या में 4 या 6 होती है। याद रखना। ठीक है ना। तो बच्चों के अंदर मानसिक, शारीरिक और जननिक विकास कौन से के कारण रुक जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण। कौन से हार्मोन की कमी के कारण? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण।
थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण मानसिक, शारीरिक और जननिक विकास अवरुद्ध होता है, प्रभावित होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हिमांशु कर दिया शेयर, गणेश धन्यवाद भाई। चलो इस प्रश्न का उत्तर बताओ। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा? स्पिग्मोमेनोमीटर। कौन सा है? स्पिग्मोमेनोमीटर। इसको अच्छे से लिखना है, ठीक है ना। स्पिग्मोमेनोमीटर। स्पिग्मोमेनोमीटर से क्या मापा जाता है? रक्तचाप, जिसे क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बीपी किससे मापा जाता है? स्पिग्मोमेनोमीटर से। एक नॉर्मल जो व्यक्ति होता है सर, उसका बीपी कितना होता है? सामान्य व्यक्ति का बीपी 120 से 80 mmHg, mm ऑफ Hg। एक नॉर्मल व्यक्ति का बीपी होता है 120 से 80 mm ऑफ Hg। और बीपी जो है वो बाएं हाथ की यहाँ पे एक भुजा होती है जिसका नाम है ब्रेंकियल धमनी। ब्रेंकियल धमनी, ठीक है ना, उसके द्वारा क्या मापी जाती है? बीपी। और एक होता है नाड़ी दाब, जो दाएं हाथ की यहाँ पे एक रेडियल धमनी पाई जाती है जिससे क्या मापा जाता है? नाड़ी दाब। डॉक्टर के पास जाओगे यहां से पकड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे क्या है? एक रेडियल धमनी है जिससे नाड़ी दाब का पता लगता है। किसका पता लगता है? नाड़ी दाब का। और बीपी का पता लगता है बाएं हाथ की भुजा के अंदर एक धमनी है जिसका नाम है ब्रेंकियल धमनी, उससे बीपी का पता लगता है। मनुष्य नहीं सुन सकता। मनुष्य कौन सी तरंगों को? बिल्कुल सही उत्तर क्या आएगा? पराश्रव्य तरंगे को। और अश्रव्य भी सही है, ठीक है, ठीक है। पराश्रव्य तरंगे जो है इनको मनुष्य नहीं सुन सकता, क्योंकि मनुष्य जो है ना, मनुष्य ये सर सिर्फ और सिर्फ श्रव्य तरंगों को सुन सकता है। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। क्यों 20,000 को 20 किलो लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 बोलो चाहे 20 किलो हर्ट्ज बोलो, एकदम सही, ठीक। उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है सर 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। क्या होती है? 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, जिनको चमगादड़ सुन सकती है, ठीक, कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली भी सुन सकती है, एक उल्लू भी आता है और एक हाथी भी आता है, ठीक। क्या आता है? हाथी, ठीक। व्हेल मछली भी सुन सकती है। कौन सी मछली? व्हेल मछली, ठीक, ठीक है। व्हेल मछली जो है ना, मछली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? प्लाटेनिस्टा गेकेटिका, ठीक है ना, याद रखना। आगे चले, प्लाटेनिस्टा गेकेटिका। चलो इस प्रश्न का उत्तर बताओ। मछली पानी में क्या लगाती है? पलाटे, इसलिए प्लाटेनिस्टा। बस क्या? हाँ, श्वेत रक्त कणिका, WBC। श्वेत रक्त कणिका क्या है? WBC। WBC का औसत जीवन काल होता है। इस प्रश्न के लिए मैं आपको देखो एक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। WBC का जीवन काल, पहली बात, निश्चित नहीं होता है। यह बात कान खोल के याद रखना। कई बुक्स में लिख रखा है 4 से 7 दिन, कई जगह 2 से 4 दिन, कहीं पर 7 से 10 भी लिख रखा है। इसका निश्चित नहीं होता। आरबीसी का जो है 120 दिन ये निश्चित है, लेकिन वो भी निश्चित नहीं, ठीक है ना। बस एनसीईआरटी में 120 दिन लिख रखा है, इसलिए अपन उसको निश्चित मान लेते हैं। बाकी आरबीसी का जीवन काल भी 120 दिन ही हो, ये भी फिक्स नहीं है, लेकिन उसका तो लगभग 120 दिन तो फिक्स है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का फिक्स नहीं। डब्ल्यूबीसी का फिक्स इसलिए नहीं क्योंकि डब्ल्यूबीसी भी आगे जाके 3 भागों में बढ़ जाती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल, और उनका जीवन काल अलग अलग है। इसलिए जो है इसका जीवन काल निश्चित नहीं है। लेकिन फिर भी अगर परीक्षा में आ जाए तो सर 4 से 7 दिन करके आना। आपको कितना करके आना है? 4 से 7 दिन के बीच का अगर कोई ऑप्शन है वहीं आपका क्या होगा? फाइनल उत्तर। डब्ल्यूबीसी जिसे क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी जो है ना, इसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। सर डब्ल्यूबीसी को ही क्या कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को ही जो है शरीर का सैनिक, सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीर का सैनिक, सोल्जर ऑफ बॉडी, सोल्जर ऑफ बॉडी, शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसकी संख्या भी बता देता हूं भाई। डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 6000 से 10,000, 6000 से 10,000 mm3 ऑफ ब्लड, mm3 ऑफ ब्लड। ये किसकी संख्या होती है? ये मानव रक्त में डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिका या ल्यूकोसाइट की क्या होती है? संख्या होती है। आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट या पट्टिकाणु या बिंबाणु।
सारे के सारे प्लेटलेट्स के नाम है, किसके नाम है? प्लेटलेट्स के। कंफर्म नहीं है, इसका अलग अलग है। हाँ मैंने बता दिया तभी तो। ठीक, रेणुका आरबीसी 120 दिन, बिल्कुल सही है। ठीक, चलो अब तुम इतना ही पूछ रहे, एक बात और बता देता हूँ, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? परीक्षा में पूछा जा, 600:1 होता है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का अपवाद है इस ऊंट तथा लामा, जिसके आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ठीक, ये याद रखना। आरबीसी का आकार द्विअवतलाकार होता है। आरबीसी की संख्या 45 से 50 लाख प्रति mm3 ऑफ ब्लड होता है। ठीक, ज्यादा प्रश्न में समय लेंगे नहीं इसमें। ठीक, अगला प्रश्न देखो, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत भाई? 78%। कितना प्रतिशत? 78%। अगला प्रश्न है, स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर कैसे होती है? सर सोडियम कार्बोनेट से। किससे होगी? सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडा, जिसका सूत्र है Na2CO3, इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, जल में स्थायी कठोरता का कारण है? अब नहीं बताऊंगा, पहले बता दिया है जस्ट पीछे। जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेटों का घोल। किसका घोल? कैल्शियम और मैग्नीशियम के, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेटों का घोल, के सल्फेटों का घोल, सल्फेटों का घोल। ठीक, ये जल की स्थायी कठोरता का कारण है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेटों का घोल। लेकिन अस्थायी कठोरता का कारण पूछे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों का घोल। किसका? बाइकार्बोनेटों का घोल, ये आपको बताना। ठीक है ना। चलो भाई आगे चलते हैं। कैल्शियम, ये इसमें दे दिया रे, इसका उत्तर ही है ना, ये प्रश्न नहीं है ना, ये इस प्रश्न का उत्तर ही है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला हुआ रहना, ये किसका कारण है? ये स्थायी कठोरता का कारण। ये इसका उत्तर, ये गलती से टाइप हो गया उत्तर ही। ठीक है ना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप का चश्मा। क्या प्रश्न है? कैमरा, दूरबीन का लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे में प्रयोग होता है। कौन सा कांच प्रयोग होता है? यहाँ पे आपसे कांच पूछा है, फ्लिंट कांच। एक कांच आता है जिसका नाम है फ्लिंट। कौन सा कांच? फ्लिंट कांच। ठीक है ना। फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। फ्लिंट कांच का प्रयोग किसमें? दूरबीन बनाने में, कैमरा बनाने में, विद्युत बल्ब बनाने में। बल्ब का बाहर का आवरण देखा है ना, कांच का ही तो बना होता है, उसमें फ्लिंट कांच होता है। कौन सा कांच होता है? फ्लिंट कांच, याद रखना। अगला है पारा, तांबा। भाई साहब ये दोनों प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 100% यहां से प्रश्न छपने वाला है, 100%। ठीक है ना, पूरा का पूरा 100% यहां से एक प्रश्न आएगा। नहीं आए तो मेरे को बोल देना तुम। ठीक, और प्रश्न क्या आएगा? पारे का अयस्क का नाम। सर पारे के अयस्क का नाम क्या है? सिन्ने बार। क्या बार? कौन सा बार है? सिन्ने बार। आपसे पूछेगा सर तांबे के अयस्क का नाम है क्यूप्राइट। कौन सा प्राइट? क्यूप्राइट तांबे के अयस्क का नाम है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एल्यूमिनियम का तो आपको खुद को पता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बॉक्साइड, Al2O3। कौन सा है? बॉक्साइड। ठीक है ना, बॉक्साइड। क्या है? बॉक्साइड। ठीक है ना, बॉक्साइट या बॉक्साइड एक ही बात है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न लिख लेना, छाप लेना। परीक्षा में ऐसे के ऐसे पूछे गए हैं प्रश्न, ऐसे के ऐसे। ठीक है ना, इसलिए लिख लेना भाई अच्छे से। ठीक, अच्छा पढ़ाते हैं सभी, अच्छे से पढ़ो। रफ्तार है कृष्णा चौहान, 3/4 दिन, 3 से 4 दिन। सही है, आपसे ही पढ़ा था सर, मेरा आर्मी में हो गया सर। आप अच्छे से, ये रफ्तार कौन है भाई? नाम लिखना पूरा ना। डोलोमाइट, डोलोमाइट है ना, ये कैल्शियम का अयस्क का नाम है। किसका अयस्क का नाम है? डोलोमाइट। डोलोमाइट कैल्शियम के अयस्क का नाम है। और सर नाइट्र जो है ये पोटेशियम के अयस्क का नाम है। किसके अयस्क का नाम है? पोटेशियम के अयस्क का नाम है। और सर ये जो ग्रीनोलाइट है ये कैडमियम के अयस्क का नाम है। किसका? कैडमियम के अयस्क का नाम, कैडमियम के अयस्क का नाम। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों प्रश्न, बहुत ज्यादा। मैं अगर बोल रहा हूं कि महत्वपूर्ण है तो 100% यहां से प्रश्न आएगा, इसलिए यहां पे पहले 100% लिख दिया। अच्छे से तैयार रखना। पारा के अयस्क का नाम है सिनेबार, कॉपर या तांबा के अयस्क का नाम है क्यूप्राइट, और एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम है बॉक्साइड। क्या है? बॉक्साइड। ऐसे पूछेगा सर डोलोमाइट किसके अयस्क का नाम है? कैल्शियम के अयस्क का नाम डोलोमाइट। नाइट्र सर पोटेशियम के अयस्क का नाम। और सर ग्रीनोलाइट किसका है? कैडमियम के अयस्क का नाम क्या है? ग्रीनोलाइट। ये आपको ध्यान में रखना, बहुत महत्वपूर्ण है सारे के सारे। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न पे चले। प्राकृतिक गैस का मिश्रण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक गैस किसको बोलते हैं? एलपीजी को ही प्राकृतिक गैस बोलते हैं। कहीं तुम सोचो प्राकृतिक गैस, देखो एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या है? द्रवित प्राकृतिक गैस। ठीक, सॉरी सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है ना, थोड़ा। एलपीजी नहीं, एलपीजी तो क्या है? एलपीजी तो सीएनजी भी नहीं है, एलपीजी है, ठीक है ना, एलपीजी। सीएनजी तो गाड़ियों में यूज होती है, ठीक है ना। प्राकृतिक गैस कौन सी है? एलपीजी। और इस प्राकृतिक गैस के अंदर किसका यूज होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। किसका? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। इस जो एलपीजी है इसे कुकिंग गैस भी कहा जाता है, इसे रसोई घर की गैस कहा जाता है। प्रश्न आपसे पूछेगा एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है, तो सर आपको उत्तर बताना है ब्यूटेन। क्या बताना है? ब्यूटेन। लगभग 70% ब्यूटेन पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा सीएनजी गैस का। वर्तमान में जो गाड़ी है उनके अंदर सीएनजी गैस भरी जाती है, ठीक, पेट्रोल और डीजल के स्थान पे। तो सीएनजी गैस का प्रयोग, सीएनजी गैस का मुख्य घटक, तो सर आपको बताना मीथेन। कौन सी गैस? मीथेन, CH4। ठीक, वो याद रखना आपको, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रफ्तार बोल रहा है 10 से 12 बच्चे हैं ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं। ऑनलाइन जब पूरी चीजें फ्री में मिल रही है तो ऑनलाइन के क्यों पीछे पड़ा रहे हैं? या पैसे देके पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है? ऑफलाइन यहाँ पे आ जाना, यहाँ पढ़ा देंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन वाली फीस में पढ़ा देंगे बस। अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न क्या है? एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? आपको एक बात बताऊं, जैसे सिलेंडर है अपने पास ऊपर, ठीक, सनी खाना बना रहे, उस सिलेंडर के अंदर गैस में रिसाव हो रहा है कि नहीं हो रहा? उस सिलेंडर के अंदर रिसाव हो रहा है कि नहीं? तो इससे उसके अंदर उसमें एक गैस मिलाई जाती है, ठीक है ना। ठीक, बाकी तुम्हें पता हो एलपीजी में कोई दुर्गंध आती नहीं, पता ही नहीं लगता ब्यूटेन गैस का, पता ही नहीं लगता ब्यूटेन गैस का रिसाव हो रहा है, प्रोपेन का रिसाव हो रहा है। लेकिन उसके अंदर कुछ डाला जाता है, ठीक, और वो कौन सी गैस मिलाई जाती है ताकि आपको पता लगता है कि सर गैस का रिसाव हो रहा है, ठीक, इस सिलेंडर से गैस निकल रही है, पता लगता है कि नहीं? विशेष गंध मिलाई जाती, क्या नाम उसका है? अरे उसके अंदर कौन सी गैस मिलाई जाती है बताओ? मरकेप्टोन। कौन सा? मरकेप्टोन। इथाइल पूरा नाम लिख देता हूं, मिथाइल मरकेप्टोन। इथाइल नहीं है, मिथाइल मरकेप्टोन। मिथाइल मरकेप्टोन क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकेप्टोन। मिथाइल मरकेप्टोन, ठीक है। और सल्फर का एक यौगिक है ये मिथाइल मरकेप्टोन, जो गैसों के अंदर मिलाया जाता है ताकि पता लगता है गैस का जब भी रिसाव होता है ना, तब उस गैस के दुर्गंध के कारण पता लग जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है या नहीं हो रहा। सल्फर का यौगिक है जिसका नाम है मिथाइल मरकेप्टोन, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथाइल मरकेप्टोन। सर मेरा पिछले बार नर्सिंग असिस्टेंट में फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया था, तो कोई दिक्कत नहीं, इस बार आ जाएगा। तो क्या हो गया? संदीप पवार, सीएनजी मेथेन, ठीक। अगला प्रश्न, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है। सेल्यूलोज से बना कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? रेयोन। क्या कहलाता है? रेयोन। ठीक, क्या कहलाएगा भाई? रेयोन कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, हीरे का आपेक्षिक घनत्व अभी अभी बताया कितना होता है, और अपवर्तनांक कितना होता है? आपेक्षिक घनत्व होता है 2.2 और सर अपवर्तनांक होता है 2.42, इसलिए 2.4 ही लिखते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्ट 2.42 है, और ये 2.2 क्या है? अपवर्तनांक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हीरे का आपेक्षिक घनत्व पूछ ले, सॉरी उल्टा बोल, आपेक्षिक घनत्व 2.2 है और अपवर्तनांक कितना है? 2.42। याद रहेगा कि नहीं रहेगा रे? और हीरे के अंदर बंद कोण 109 डिग्री और 28 मिनट भी दे रखा, कई जगह 27 मिनट, दोनों कोई दिक्कत नहीं, 109 याद रखना। ग्रेफाइट में बंद कोण पूछ ले सर 120 डिग्री, कितना होता है? 120 डिग्री। बंद कोण जानते हो कि जैसे हीरे की संरचना है कार्बन कार्बन, इस कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कितने डिग्री का, उसको बोलते हैं बंद कोण। उसको क्या बोलते हैं? बंद कोण। अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न नेवी डबल ए के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक, सीधा फिजिक्स का प्रश्न है, 11वीं क्लास का प्रश्न है, ठीक, लेकिन इसका उत्तर हमेशा फिक्स रहता है, इसलिए मैं लिख के आया हूं। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर। ये इसका फिक्स है, इसलिए मैं लेके आया था,
याद रखना 22.4 लीटर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर। याद रखना भाई सारों को, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? 1 मोल बराबर होता है, 1 मोल कितने के बराबर होता है? 6.023 गुणा 10 की पावर 23 इसके बराबर होता है 1 मोल। 1 मोल कितने के बराबर होता है? 6.023 गुणा 10 की पावर 23। इसे क्या कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या। कौन सी संख्या? आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या, ठीक है ना। सीधा पूछ रहे था आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 गुणा 10 की पावर 23। अभी ये प्रश्न तुम्हें इंपोर्टेंट नहीं लग रहे होंगे, लेकिन परीक्षा दे के अगर ये प्रश्न आएंगे ना तब रोओगे तुम कि गुरुजी ने करवाया था, मैंने तो याद किया नहीं। ये संख्या तुम बोलो गुरुजी संख्याएं थोड़ी पूछता है, देखना प्रश्न में पूछी गई है आवोगाद्रो संख्या कि एक आवोगाद्रो, जिसने पेपर दिए उसको पता है आवोगाद्रो संख्या पूछी जाती है कि नहीं रे? नर्सिंग असिस्टेंट पूछी जाती है ना? हाँ मेरे को पता है, नर्सिंग असिस्टेंट में पूछी, हर में किसी में भी पूछी जा सकती है, फिक्स है, ठीक है ना। आवोगाद्रो संख्या का मान 6.023 गुणा 10 की पावर 23, ठीक है ना। याद रखना, इसलिए तो बोल रहा हूँ सर मेरा एसएससी जीडी में 120 स्कोर है, फिक्स महाराष्ट्र से सिलेक्शन होगा क्या? सिलेक्शन वाला तो राकेश जी से पूछो तुम, है ना, वो ही बनाते हैं मेरिट। अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न, बर्फ का द्रव्यमानांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सही उत्तर क्या आएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही तो बर्फ जमती है, 0 पर ही जमेगी ना? बिल्कुल। तो सही उत्तर क्या आएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में, परमाणु भट्टी में रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता? कैडमियम और बोरोन की छड़ें। किसका? सीडी मतलब कैडमियम एवं बोरोन की छड़ें। कैडमियम एवं बोरोन की छड़ें किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम एवं बोरोन की छड़ों का यूज किया जाता है किसमें? रिएक्टर में, परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ों के रूप में, ठीक। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम ये क्या है? अर्धचालक हैं। क्या है? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं, अर्धचालक हैं। क्या है? अर्धचालक की भांति कार्य करते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। आपने सुना होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। अगला प्रश्न, कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? सबसे अधिक वेग होता है सर लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। और सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का। किसका होता है? बैंगनी का। सबसे अधिक किसका होगा? लाल रंग का सबसे अधिक होता है, तभी तो कितनी लंबी दूरी तक दिखाई देता है। बाकी जो रंग है ना वो क्या होते हैं? उनका विचलन हो जाता है, इधर उधर बिखर जाते हैं, इसलिए लंबी दूरी तक दिखाई नहीं देते। लाल रंग का विचलन बहुत कम होता है, इसलिए लंबी दूरी तक दिखाई देता है, ठीक है ना। इसलिए तो देखो लाल झंडी दिखाते हैं ट्रेन के अंदर, दिखाते हैं कि नहीं? कितनी दूर से ट्रेन आ रही हो जल्दी से दिख जाता है। सफेद दिखाएं, दिखे नहीं भाई साहब, सफेद तो दिखे नहीं इतनी दूर से, ठीक है ना। हाँ। अगला प्रश्न, पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला सर अवतल लेंस की भांति दिखता है। किसके लेंस की भांति? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। कौन से लेंस की भांति? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। बताओ भाई क्या उत्तर आएगा इस प्रश्न का? सर क्वेश्चन है मेरे को आता था पिछली बार नर्सिंग असिस्टेंट में बर्फ का, कोई दिक्कत नहीं भाई, धन्यवाद। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल सही है, वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से। बिल्कुल प्रवीण सही है, प्रवीण भी देख लो, वीडियो देख रहा है ना, मथुरा से, कहाँ से। पानी का अपूर्णांक वायु से अधिक होता है, इसलिए डूबा हुआ बुलबुला लेंस की प्रकृति में बदल जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो इस प्रश्न का, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, तुम ये बताओ शीशे के अंदर सुबह सुबह यहाँ पे आते हो तब एकदम डेंटिंग पेंटिंग कलर वलर लगा के बाद में सेंट पेंट, है ना, तो शीशे के अंदर अपनी शक्ल देखी होगी। क्या ऐसे तो है नहीं कि देख रहा है दीपक और शक्ल उसमें शीशे में बनवारी की दिख रही है? ऐसा होता है क्या? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जैसा आदमी है वैसा उसमें दिखेगा। लेकिन तुम इधर देखना, तुम्हारे इधर वाले बाल है ना उसमें शीशे में इधर दिखते हैं, ठीक है ना, और इधर वाले इधर दिखते हैं। तुम्हारी जेब इस साइड में है लेकिन शीशे में देखोगे ना ये वाली जेब इधर दिखेगी। पार्श्व प्रतिबिंब बोलते हैं इसको। दायां बायां बनता है और बायां दायां बनता है, दिखोगे तुम ही, लेकिन तुम्हारा ये वाला कान है ना शीशे में इधर दिखेगा, और इधर वाला कान शीशे में किधर दिखेगा? इधर, ठीक है ना। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? एक तो आभासी होता, वास्तविक नहीं होता।
वास्तव में कोई दूसरा आ जाता है क्या उसके अंदर? आभासी हो तो तुम्हें आभास होता है कि हाँ यार मेरे जैसा कोई प्राणी इस शीशे में दिख रहा है, एक्चुअल में उसके अंदर कोई घुस थोड़ी जाता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। और क्या बनता है? वस्तु के समान बनता है। ऐसे तो है नहीं तुम्हारा मुंह इसके अंदर इतना सा और तुम्हारे दिख गए इतना राउंड जितना, ऐसा भी नहीं है, जितना है उतना ही दिखता है। इसलिए क्या होगा? आभासी बनेगा और कैसा बनेगा? समान, और वस्तु के बराबर बनेगा। कैसे बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा। और कैसा बनेगा? पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा। पार्श्व, ये मैं समझा देता हूं, पार्श्व प्रतिबिंब क्या होता है। पार्श्व प्रतिबिंब बनेगा। पार्श्व प्रतिबिंब उसको बोलते हैं कि तुम्हारा दायां है ना, वो बायां दिखेगा और बायां किधर दिखेगा? दायां। प्रैक्टिकल करके देखना आज शीशे में, ठीक है ना। इधर है ना, इधर यहाँ पे पेन से कोई निशान कर लेना, ठीक है ना। शीशे में देखना, इधर वाला निशान इधर दिखेगा, इसी को तो पार्श्व प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को तो क्या बोलेंगे? पार्श्व प्रतिबिंब, ठीक। पार्श्व प्रतिबिंब मतलब दायां आपको बायां दिखे और बायां आपको दायां दिखे। ये ऐसे नहीं कि आज आज ये दिखेगा, हमेशा दिखेगा शीशे में, ठीक है ना। हाँ, हमेशा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 54। फटाफट से बताना भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? सर पीडीएफ मिलेगी क्या? गणेश पूछ रहा है। देखो मैं आपको बता दूं, इस पूरे 121 प्रश्नों की पीडीएफ जैसे क्लास पूरी होगी भेज दी जाएगी, है ना। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी बना रखी है, ठीक, ये तुम्हारे लिए बनाई है, ठीक। इसको भी पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में ये सारे इन्हीं प्रश्नों की पीडीएफ है ना, इन प्रश्नों की फोटो लेंगे, ठीक, पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में भेज देंगे ग्रुप में, ठीक। इसलिए चिंता लेने करने की कोई दिक्कत नहीं। चलो बताओ भाई, इस प्रश्न का उत्तर बताओ। विकिरण, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है 3800 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन। 3800 एंगस्ट्रॉन, 3800 एंगस्ट्रॉन से, और 7800, कई जगह 3600 से भी शुरुआत है, ठीक है ना। 7800 एंगस्ट्रॉन, ये याद रखना। प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य वो होती है 3800 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन। और किसी का याद रखो न रखो, प्रकाश का जरूर याद रखना, इसका बहुत बार पूछा जा चुका है। तुम्हें पता हो प्रत्येक किरण की तरंग दैर्ध्य होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? हरे रंग की तरंग दैर्ध्य, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य, किसी की याद मत रखो, प्रकाश की जरूर याद रखो। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन। और सर एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितने मीटर होते हैं रे? 10 की पावर माइनस 10 मीटर। कितने मीटर? 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। और ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लिया कि एंगस्ट्रॉम निम्न में से किसका मात्रक है। दोबारा से प्रश्न सुनना, एंगस्ट्रॉम निम्न में से किसका मात्रक? ऑप्शन आया दूरी का, समय का, चाल का, इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा? दूरी का। एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक है, समय और चाल का कोई लेना देना नहीं। एक प्रश्न पूछा गया प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका मात्रक है, वहां पे भी आया दूरी का, समय का, चाल का, इनमें से कोई नहीं। अब कई मेरे दोस्त क्या सोचे, यार प्रकाश वर्ष, वर्ष है मतलब समय का मात्रक, समय टिका के आ गई, जबकि समय का कोई लेना देना है ही नहीं, दूरी का मात्रक। एक प्रश्न पूछा गया दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, बताना क्या आएगा उत्तर। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, उससे बड़ा कोई मात्रक ही नहीं है दूरी का, है प्रकाश वर्ष नहीं है, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है पारसेक। क्या है? पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 गुणा 1 लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष का 3.26 गुणा होता है पारसेक, ठीक है ना। पारसेक से जस्ट छोटा होगा प्रकाश वर्ष, ठीक है ना। इसलिए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछ ले तो क्या बताना है? क्या बताना है? अभी तो बताए पारसेक बताना है। क्या बताना है? पारसेक, ठीक है ना। सुमित सर मेरा आय, इनके तो ये दिक्कतें ज्यादा, प्रश्न नहीं पूछेंगे परीक्षा में ना, आय प्रमाण पत्र नहीं बना, वो नहीं बना, है ना। ये मित्र की दुकान थोड़ी है भाई। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। इस प्रश्न का उत्तर सबको आता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। कितनी होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। वो ये पूछ रहा है, निर्वात में होती है, तभी तो निर्वात शब्द दिया है कि वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। ये तो अगला बोल रहा है, लेकिन अधिकतम कितनी होती है वो आपसे पूछ रहा है। 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गई बात? हर हंसने क्या बात है इसमें ये पूछ रहा था कि अधिकतम होती कितनी, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगा समय कितना होता है? 8 मिनट 20 सेकंड। राजस्थान पुलिस में सर ऑप्शन अलग ही दे दिए, और हाँ, और ऑप्शन क्या दिए बताना, उत्तर क्या आएगा? 400 सेकंड, 500 सेकंड,
350 सेकंड और 200 सेकंड, 500 सेकंड करना है, क्योंकि तुम्हें पता है 8 मिनट के अंदर 480 सेकंड होती हैं, और 8 मिनट 20 सेकंड, और तो 480 में 20 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 500। ठीक, 8 मिनट और 20 सेकंड ऐसा अपन पढ़ते हैं। 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य को, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में। अब तुम्हें पता है 8 छिके 48, 480 सेकंड तो ये हो गई, और 20 सेकंड ये हो गई, तो दोस्त कितनी सेकंड हो गई 500 सेकंड। और ये राजस्थान पुलिस में ऐसा ऑप्शन आया था 500 सेकंड, है ना, तो ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है ना, याद रखना। और तुम्हें पता है सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लेगा भाई, मात्र 2 मिनट का समय, ठीक है ना, 2 मिनट और कुछ सेकंड है, तो लगभग 2 मिनट आपको उत्तर बताना है, ठीक है ना। ठोसों में उष्मा का संचरण संवहन विधि से होता है, पायल गलत बात है, ठोसों में उष्मा का संचरण चालन विधि से होता है, द्रवों के अंदर होता है संवहन विधि से, ठीक है ना। ऋतिक कुमार अरमान 500 बिल्कुल सही है ना, ऋतिक 8-20 ऐसे क्या बता रहे हो, ठीक, ये प्रश्न का हो गया। ठोसों में उष्मा का संचरण, ठोसों में उष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा, चालन विधि के द्वारा। चालन विधि समझते हो क्या तुम, ये पाइप दे, ये पाइप, चालन विधि समझे, हाँ। देखो ठोस, ये ठोस है, मान लो ये लोहे का पाइप है, तुम्हें चालन विधि में उष्मा का संचरण समझा रहा हूं, और साइंस के अंदर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जो तुमने नहीं देख रखी है, बस शर्त क्या है कि तुमने जो है उस चीज को समझा नहीं, बाकी तुमने प्रैक्टिकल सारे कर रखे हैं, ठीक है ना, एक से बढ़कर एक, छोटे से लेकर बड़ा से बड़ा प्रैक्टिकल सारा कर रखा है तुमने, ठीक है ना, हाँ, प्रैक्टिकलों में तुम पीछे नहीं हो, हाँ, ठीक है ना। हम भी हॉस्टल में खूब प्रैक्टिकल करते थे, ओढ़ मर जाते थे, खैर खैर छोड़ो प्रैक्टिकल रहने दो तुम। अब देखो ये लोहे का पाइप है, ठीक है ना, ठोसों में उष्मा का संचरण कैसे होगा, मान लो ये लोहे का पाइप है, सर मैंने गैस यहां जला रखा है, कहां जला रखा है, यहां पे, इस लोहे के पाइप को मैं इधर से पकड़ रखा हूं, और यहां पे गैस का स्टोव है, यहां से गर्म कर रहा हूं, कुछ समय बाद में आप देखोगे सर ये यहां से गर्म होता 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 ऐसे 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 ऐसे, और लास्ट तक गर्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जबकि तुम बोलो तुम तो यहां से गर्म कर रहे हो इसको, ये यहां से क्यों गर्म हो रहा है, क्योंकि ये ठोस है, लोहा है, और लोहे के अंदर यहां से तुम क्या करोगे, गर्म करोगे, तो इसके अंदर जो है वो उष्मा का संचरण होने लग जाएगा, ठीक, जैसे यहां पे ये पूरा गर्म हो जाएगा, ये अपनी उष्मा इसको दे देगा, फिर ये गर्म होने के बाद अपनी उष्मा इसको, फिर ये इसको, ये इसको, इस प्रकार से बढ़ता बढ़ता पूरा पाइप क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए तुम देखना लोहे की छड़ को जो गर्म करने वाला होता है ना, वो हाथ से नहीं पकड़ता, ठीक, एक चिमटा आता है उससे पकड़ता है, क्योंकि उसको भी पता है, अनपढ़ व्यक्ति, लेकिन उसको भी पता है कि मैं यहां से गर्म करूंगा तो मेरा हाथ यहां से जलेगा, क्योंकि ये लोहा है भाई साहब, क्या नहीं है, लकड़ी नहीं है, ठीक, लकड़ी में क्या होता है, उष्मा का संचरण कम होता है, ठीक है ना, लकड़ी में क्या होता है, दूर दूर कण होते हैं, इस वजह से उष्मा का संचरण क्या होता है, धीमी गति से होता है, ठीक। तो अब तुम देखा होगा कभी तुम क्या करते हो कि प्लेट के अंदर सब्जी गर्म करते हो, ठीक, थाली के अंदर ही सब्जी डाल के थाली को पकड़ रखा है और सब्जी गर्म कर रहे हो, ठीक। अब तुम मूर्ख आदमी हो, तुम्हें पता है कि थाली को गर्म करूंगा तो ये थाली पूरी गर्म होगी, है पूरी गर्म होगी, तो हाथ जलेगा, एक जलेगा, ठीक है ना। ठोसों में उष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है, तो चालन के द्वारा, ठीक। सर प्लीज थ्योरी भी पढ़ाया करो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, गणेश थ्योरी डेली पढ़ाते हैं ना, डेली, आज लिए मैराथन क्लास। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड तक, कितने सेकंड तक, 1/10 सेकंड तक। क्या बताओ पहले प्रश्न क्या था, तुम्हें पता है क्या, नहीं पता ना, क्योंकि तुम्हारे कान पर ध्वनि का प्रभाव मात्र 1/10 सेकंड तक रहता है। जस्ट पिछला प्रश्न क्या था, अगर आंख बंद करके पूछूं तुमसे कि जस्ट इससे जस्ट पिछला प्रश्न, तो उसका असर तुम्हारे दिमाग से हट चुका है, ठीक है ना, क्योंकि कान पर ध्वनि का प्रभाव मात्र 1/10 सेकंड तक ही रहता है। इसलिए तो बोलते हैं कि कोई भी चीजों को सुनने के लिए आपको बहुत ज्यादा गौर से और ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी वो चीजें दिमाग में स्थायी रह पाएंगे, प्रे मस्तिष्क के अंदर स्टोर रह पाएंगे, क्योंकि सोचने समझने स्मरण ज्ञान वाणी सभी के केंद्र कहां पर है, प्रे मस्तिष्क में। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है प्रे मस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेरिब्रम, क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। भाई सब ये सेरिब्रम अगर हड़ताल पे आ जाए ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है फिर, ठीक। अगर सेरिब्रम हड़ताल करने लग जाए तो तुम्हारी याददाश्त ही चली जाए, तुम्हें पता ही नहीं है पैंट नीचे पहनने के ऊपर, तुम ऊपर पहन लो उसको, है, हाँ, ये गड़बड़ हो जाती है सेरिब्रम में, ठीक है ना, और शर्ट को नीचे पहन लो तुम, है,
सेरिब्रम, ऐसे ऐसे तुम्हारे पास लक्षण आने लग जाएंगे। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि को क्या बोलते हैं? इको। प्रतिध्वनि को क्या बोलते हैं? इको। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। सर ये प्रश्न एयरफोर्स में आ चुका है, ठीक है ना, IAF इंडियन एयरफोर्स पूछा जा चुका है, और उत्तर क्या आएगा? लगभग 17 मीटर। कितना मीटर? लगभग 17 मीटर। एग्जैक्ट डाटा है 17 मीटर, एकदम एग्जैक्ट है। और ये वाला प्रश्न दोनों एग्जैक्ट हैं, दोनों ही परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। प्रतिध्वनि इको सुनने के लिए, इको तुमने कभी मामा के गए होंगे घर पे, जिनके मामा पहाड़ी क्षेत्र में है, ठीक, इधर बोल रहा है कि एक बोल रहा है गणेश गणेश गणेश, तो गणेश पूरे पहाड़ में गणेश 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 ही गणेश हो रही है, ठीक है ना। गणेश आदमी का नाम नहीं है, प्रदीप को गणेश चाहिए थी इसलिए बोल रहा है गणेश, है ना। तो जोर जोर से वहां पे पहाड़ में बोल रहा है कि ताकि कोई उधर से आने वाला है तो गणेश ले आए, है ना। तो इको जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा सुनाई देती है, क्योंकि पहाड़ों से टकराकर ध्वनि इको बनाती है, ठीक है, प्रतिध्वनि बनाती है। मैं फाइनल सर, आपकी आवाज धीरे आ रही है, आवाज चेक करो रे, धीरे कैसे आ रही है भाई? हैं, सही आ रही है भाई इनके पास। हाँ हाँ, कम कर ले, आवाज एकदम प्रॉपर आ रही है यहाँ पे। अगला प्रश्न, अनुदेदरीय तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदेदरीय तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं? अनुदेदरीय तरंगे होती हैं। और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा किसी दिन तो आपको इनके बारे में सारी डिटेल बताऊंगा। अनुदेदरीय क्या होता है, अनुप्रस्थ क्या होता है, प्रगामी तरंगे क्या होती है, अप्रगामी तरंगे क्या होती है, ठीक है ना। ये सारे कंपन गति क्या होती है, सारे के सारे पढ़ेंगे। आवर्त गति क्या होती है, वो सब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल याद रखें, अनुदेदरीय ध्वनि तरंगे होती हैं, और अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती हैं? प्रकाश तरंगे। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल, बहुत गजब प्रश्न है, फिक्स उत्तर होता है इसका। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। कितना सेकंड? 2 सेकंड, फिक्स है इसका उत्तर। कितना सेकंड? 2 सेकंड। ये प्रश्न तो भाई साहब मेरे भी आया हुआ है परीक्षा में, ठीक है ना। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, फिक्स है। और अगला है, लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन मैं आपके पास दे रहा हूं। ए ऑप्शन द्रव्यमान, द्रव्यमान, बी ऑप्शन लंबाई, बी ऑप्शन लंबाई, सी ऑप्शन गुरुत्वीय त्वरण, जी, जी पर, और डी ऑप्शन NON। क्या उत्तर आएगा भाई? द्रव्यमान पर, ठीक है ना। किसके ऊपर निर्भर नहीं करता? द्रव्यमान पर, क्योंकि इसका सूत्र तुमने पढ़ा होगा। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है T बराबर 2 पाई रूट L अपॉन जी। T बराबर 2 पाई रूट L अपॉन जी, ठीक। कहीं पर इसमें M द्रव्यमान आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। L लंबाई, लंबाई पर निर्भर करता है। G गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, ठीक। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है सर द्रव्यमान पर, प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक। किसके ऊपर निर्भर नहीं करता? द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब M, M मतलब मास। किसके ऊपर निर्भर नहीं करता? द्रव्यमान मास पर निर्भर नहीं करता। ये आपको याद रखना है, ठीक। सर बिजू सर की बुक ले लूं? किसी की भी ले ले भाई, तो ठीक, एक बुक ले ले और उसको बार बार पढ़ ले, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। और तुम्हें पता है मापक मात्रक क्या है? वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? बार। कौन सा? बार, ठीक। क्या है? बार, याद रखना, ठीक। और एक बार बराबर कितना होता है? 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। भाई सब पूछा जा चुका है, ठीक। जो भी बोर्ड पे लिख रहा हूं सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक है बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। और इसका मात्रक क्या होता है? बार। और एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? दाब का। किसका है? दाब। और दाब का मात्रक एक और क्या होता है? पास्कल। क्या होता है? पास्कल। और पास्कल का नियम भी समझाया था एक दिन मैंने। पास्कल का नियम क्या था? कोई भी द्रव्य जो है वो द्रव्य की सतहों पर समान दाब आरोपित करता है। ये पास्कल का नियम था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। प्रश्न नंबर 63। 63 से पहले जो भी ऑनलाइन साथी जुड़ रहे हैं 100 मॉडल पेपर परचेज करना चाहता है मात्र 99 के अंदर इन वाले व्हाट्सएप नंबर पे जानकारी ले सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न,
मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है बताना भाई? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत। अधिकतम दूरी पूछ ले तो अनंत। अधिकतम दूरी अनंत होती है। क्या होती है अधिकतम दूरी? अनंत। कितनी बतानी है भाई? अनंत बतानी। कितनी बतानी है? अनंत बतानी है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तुम्हें कई बार बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर कैप्सूल देता है, ये सुबह तेरे को जो है खाली पेट लेना है। स्टार्च का बना होता है। ठीक, हाँ हाँ, स्टार्च एवं मंड का, क्योंकि उसका पाचन जो है वो मुख्य गुहा के अंदर ही हो जाता है। स्टार्च का पाचन किसके अंदर हो जाता है? मुख्य गुहा के अंदर। ठीक, सेल्यूलोज नहीं बताना है। ठीक, तो कैप्सूल जो है ना, कैप्सूल कैप्सूल तो सबने खाए होंगे अपने जीवन में, कभी कभार बीमार पड़े होंगे सब। तो कैप्सूल देता डॉक्टर, कईयों के पेट के अंदर गड़बड़ रहती है, उनको खाली पेट कैप्सूल देता डॉक्टर कि खाली पेट खाना इसको। ठीक, तो कैप्सूल जो है तुम सोचते हो यार ये प्लास्टिक सा लग रहा है, ठीक, पेट के अंदर जाके गड़बड़ हो जाएगा, वो भाई सब स्टार्च का बना होता है। ठीक, और उसका पाचन हो जाता है। ठीक है ना, याद रखना। तो कैप्सूल का आवरण बना होता है, आपको उत्तर बताना है स्टार्च। किसका बताना है? स्टार्च। ठीक है, अगला प्रश्न, अंडे का आवरण बना होता है। अंडे का आवरण किसका बना होता है बताओ? अंडे का आवरण हर कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का। अगला है, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है। मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी है? फ्रेनोलॉजी। कौन सी है? फ्रेनोलॉजी। कौन सी है? फ्रेनोलॉजी, याद रखना। ठीक है ना, फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी कौन सी है भाई? फ्रेनोलॉजी। ठीक है, और अंडे का आवरण याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को ही चूना पत्थर कहते हैं, इसे संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं? संगमरमर। उसके अंदर पाई जाती है, इसमें नहीं, ये तो बाहरी आवरण है। ठीक है ना, बाहर वाले कवर की। इस बाहर वाले कवर को कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, तुम पता, कोई खाते थोड़ी इसको, अंदर वाला मटेरियल खाते हैं। ठीक, अंदर वाले मटेरियल के अंदर क्या होती है? प्रोटीन होती है। कुलदीप दायमा 25 बता रहा है, बबलू 25 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है भाई। अरमान राठौड़ ए ऑप्शन। ठीक, और दीपक CaCO3, पायल फेनोलॉजी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, किसी को भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक, डिहाइड्रेशन से प्राय किसकी कमी होती है? जल की कमी। किसकी कमी होती है? जल की कमी। जल या पानी की कमी किसके कारण होती है? डिहाइड्रेशन के कारण। और आजकल तो इलेक्ट्रोल आ रहे हैं। ठीक है ना, क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रोल। ठीक, पहले ORS का घोल आता था, आजकल ORS का जो नाम बदल के क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन। वही तो। ठीक, हाँ, इलेक्ट्रोल जानते हो ना? इलेक्ट्रोल, अरे किसी के जैसे डेंगू हो जाए, बुखार हो जाए, आजकल तो इलेक्ट्रोल हर प्रकार के रोग में दे रहे हैं कि ले भाई पानी की कमी हो गई, ले भाई पानी की कमी हो गई। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोल देते हैं। और बाकी इलेक्ट्रोल जो है ना कुछ भी नहीं होता, इलेक्ट्रोल तुम अगर बीमार नहीं हो तो भी पी सकते हो, सही रहता है इलेक्ट्रोल। ठीक, महीने में 2-4 बार इलेक्ट्रोल पी लेना चाहिए आदमी को। ठीक है ना, इलेक्ट्रोल का, अब इलेक्ट्रोल भी अलग अलग आते हैं। एक तो देखो संतरे के जैसा आता है, आता कि नहीं आता? रेड रेड, ग्लूकोन डी पी होगी तुमने। ठीक है, हाँ, ग्लूकोन डी भी पीनी चाहिए, अब गर्मियों के अंदर ले आना और बढ़िया से पीना, बहुत अच्छा रहता है ग्लूकोन डी भी। ठीक, तो डिहाइड्रेशन किससे होता है? जल की कमी के कारण। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है सर निर्वात में। किसी भी वस्तु का सर्वाधिक भार, एकदम एग्जैक्ट भार आप डिपेंड निकालोगे ना, वो निर्वात में तुम्हें पता लगेगा कि इस वस्तु में सबसे ज्यादा भार है या नहीं। तो किसी भी वस्तु का अधिकतम भार जो है वो अपने को निर्वात में पता लग सकता है। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? निर्वात। सर बुक की पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक, बबलू सैंड वाटर बिल्कुल सही है। ठीक, सीके पानी गर्म, हाँ, ये याद हो जाएगा, किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होगा? निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है, कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है? 1% तो ये है तुम्हारे लिए, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में? 5% दूंगा आपको। ठीक, बेहद सरल प्रश्न दूंगा जिसमें 1% तो ये है, इसका आपको क्लास पूरी होने के बाद में कमेंट में छापना है। ठीक, कृत्रिम सिल्क। ठीक, नहीं तो फिर लास्ट में मैं बता दूंगा। ठीक, पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है। पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। ठीक है ना, चलो मैं बता ही देता हूं। ठीक, कृत्रिम सिल्क जो है ना वो क्या कहलाता है? रेयोन कहलाता है वो भी। कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है? रेयोन। ठीक है ना,
ठीक है। अगला अश्रु गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अश्रु गैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अश्रु गैस तुम्हें पता है पुलिस वाले ज्यादा यूज करते हैं इसको, ठीक। और वर्तमान में तो राजस्थान में ऐसी हालत हो रही है कि कांस्टेबल जो है ना वो एसआईओ को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, है ना। कांस्टेबल उसमें अश्रु गैस होती है क्लोरो एसिटोफिनोन या क्लोरोपिक्रिन, ठीक है ना, क्लोरो एसिटोफिनोन या क्लोरोपिक्रिन। कांस्टेबल एसआईओ को पकड़ पकड़ के इसलिए ला रहे हैं क्योंकि एसआई का पेपर जो है ना वो खरीदा गया था, ठीक है ना, 20-20 लाख में लोगों ने एसआई का पेपर खरीदा था, राजस्थान एसआई का, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि फर्जीवाड़ा जीवन में कभी करना नहीं, ठीक। गलत काम करेगा इंसान एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। ट्रेनिंग चल रही है, एटीएम बन चुका है, शादी हो गई है, स्कॉर्पियो S11 दे दी है भाई, ठीक। लेकिन अब वो सारी छीनी जाएंगी, मैडमें जो है वो वापस अपने घर जाएंगी, क्योंकि एसआई जो थानेदार बना था ना वो पैसों से बना था। एसओजी की जांच के अंदर 20 बच्चों का नाम आया, ट्रेनिंग में से उठा के ले आए, आ जाओ तुम्हें हम बताएं। अब देख लो, बढ़िया एसआई बन गए, फीलिंग ले ली, शादी वादी करवा ली है, पैसे से ले लिए, दहेज ले लिए। अब मामला गड़बड़ हो गया सारा का सारा, है ना। अब जो कांस्टेबल है ना वो एसआईओ को पकड़ के ला रहे हैं, ठीक है ना, तुम्हें पता हो तो। जिसके फर्स्ट रैंक आई थी एसआई के अंदर, वो भी भाई साहब 20 लाख रुपए के अंदर पेपर खरीद रखा था, ठीक है ना। हाँ, और भाषण और दे रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका। ऐसे समझो अगर आरपीएससी हमें नहीं लेगी ना तो मतलब ऐसे समझो या तो पेपर रद्द हो गया या फिर किसी को लेगी नहीं, हम तो इतने इंटेलिजेंट, ऐसे बोल रहा है वो। हाँ, मैं भी सोचा यार बहुत इंटेलिजेंट। हाँ, उत्कर्ष वाले उसका स्वागत करें। अब निर्मल गहलोत ने 2-4 दिन पहले ट्वीट किया कि ये बच्चा मेरे से पढ़ के ही नहीं गया। देख लो इतनी बुरी हालत है बड़ी बड़ी कोचिंगों की। उस टाइम पे तो क्या बोल रहा था कि ये तो हमारे पास ही पढ़ के गया, ठीक, इसका तो सिलेक्शन ही हमने करवाया है। अब बोल रहा है कि ये बच्चा तो हमारे पास पढ़ के ही नहीं गया। ऐसी हालत खराब है। हाँ, सेम टू सेम तुमने 12th फॉल के अंदर देखा होगा, मनोज कुमार वाली स्टोरी के अंदर, कि बता देना 1.5 लाख रुपए जेब में डाल देती, बता देना मेरे से पढ़ा है। मोहित चौधरी का अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान से एक बच्चा है मोहित चौधरी, जिसका एसएससी सीजीएल के अंदर फर्स्ट रैंक आई थी, ठीक। उत्कर्ष वाले उसको ले लेके घूम रहे हैं, कभी प्रयागराज जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, जबकि वो उनके अंदर पता नहीं पढ़ा ही नहीं। वही आदमी इंटरव्यू दे रहा है गगन प्रताप के साथ में कि मैंने मैथ गणित गगन प्रताप से पढ़ी है, वही आदमी उत्कर्ष में इंटरव्यू दे रहा है कि मैंने उत्कर्ष से पढ़ी है। तो ये सारा का सारा बिजनेस है, इन चीजों पर अपने को नहीं जाना है ना, पूरा का पूरा मामला चौपट कर रखा है। एक बोल रहा है सर मेरी साली पकड़ी गई, बढ़िया है भाई, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ बुरे कामों का अंजाम है ना हमेशा बुरा ही आता है, ठीक। चाहे वो जो है वो एक ऐसी घटना हमारे साथ हुई जब मैं नेवी की तैयारी, नेवी एयरफोर्स की तैयारी करता था। उस टाइम पे हमारे साथ वालों ने क्या किया, हरियाणा के अंदर जगह पड़ती है एक, कौन सी है वो, वहां से 12वीं करके आए सारे के सारे, 20 बच्चे गए वहां पे, 2-2 लाख रुपए फीस दिए। और 12वीं के अंदर परसेंटेज, पहले तुम्हें पता हो नेवी और एयरफोर्स में परसेंटेज बेस पे कोलेटर आते थे, है ना। आजकल तो सबके आ रही हैं, सब परीक्षा दे सकते हैं। पहले मतलब 70 से नीचे वालों का कोलेटर ही नहीं आता था। इसलिए तो तुम देखना पहले के टाइम पे साइंस मैथ से सबने 12वीं 2-2 बार कर रखी है, री कर रखी है, ठीक। क्योंकि एयरफोर्स के अंदर कोलेटर ही क्या आता था, लेट आता था, ठीक है ना, इस प्रकार से आता था कि परसेंटेज ज्यादा उसी का आएगा। तो भाई साहब वो हरियाणा में जा जाके और मार्कशीट बनवा के लिए 20 हाथ। एक मेरे दोस्त भी था सुरेश चौधरी, वो भी बनवा के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद में हुआ क्या भाई, परसेंटेज ज्यादा बन गई, 12th हो गई और कोलेटर भी आ गए। कोलेटर आने के बाद में भाई साहब का सिलेक्शन भी हो गया। वहां पे 6 महीने बाद में पता लगा कि इनकी तो मार्कशीट ही फर्जी है, ठीक। एटीएम वेटीएम सब ले लिए बेटे, कैंटीन कार्ड वार्ड सब, है ना, सारे छीन के लाद दे के भगा दिया, घर बैठे हैं आज वो, है ना। इसलिए फर्जी कामों का नतीजा कभी भी निकल सकता है, ठीक। ट्रेनिंग में से उठा लाएंगे, 10 साल की नौकरी भी हो जाएंगे, पता लग गया ना जांच के दौरान, तो तुम्हारी हालत खराब। इसलिए ईमानदारी से लगेंगे, और नहीं लगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ और करेंगे लेकिन काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे, ठीक। चलो इस प्रश्न का उत्तर बताना। अश्रु गैस तो क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन, ठीक। देखो अश्रु गैस का मुख्य घटक क्या है, क्लोरोपिक्रीन है, ठीक है। और एक आपको क्या याद रखना, अश्रु गैस है ना, इसका यूज किया था भीड़ को तितर बितर करने में, किसको, भीड़ को तितर बितर करने में, ठीक है ना। और अश्रु गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस। अश्रु गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस है, ये आपको याद रखना। अगला है अति चालकता की प्रतिरोधकता होती है सर, शून्य होती है, कितनी होती है, शून्य। अति चालकता की प्रतिरोधकता कितनी होती है, शून्य होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, डीएनए की खोज की थी, ये प्रश्न बताओ, बताना क्या आएगा इसका उत्तर।
है डीएनए की खोज, वॉटसन तथा क्रिक बता रहा होगा, है ना। डीएनए की खोज है ना, खोज, वो सर फ्रेडरिक सेगर ने की है, फ्रेडरिक मिसर ने, ठीक है ना। फ्रेडरिक मिसर ने इसकी खोज की है, डीएनए की डबल हेलिक्स कुंडलित संरचना वो दी है वॉटसन तथा क्रिक ने, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। डीएनए की खोज करता कौन है, फ्रेडरिक मिसर, ठीक। लेकिन आपसे पूछ ले डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की, वाटसन तथा क्रिक ने। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की, आपको उत्तर बताना है, वाटसन तथा क्रिक ने। किसने, वाटसन तथा क्रिक ने, वाटसन तथा क्रिक ने, क्रिक है क्रिक, ठीक है ना, वाटसन तथा क्रिक ने। नेक्स्ट प्रश्न आज का अपना क्वेश्चन नंबर 74, आम का वैज्ञानिक नाम, फटाक से बताना है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या आएगा भाई, है आम का वैज्ञानिक नाम, मैग्नीफेरा इंडिका, बिल्कुल सही उत्तर है मैग्नीफेरा। बेल का वैज्ञानिक नाम क्या बताना भाई, मैग्नीफेरा इंडिका। चलो गाय का वैज्ञानिक नाम बता दो, गाय का वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है, गाय हमारी माता है भाई, घास नहीं है ये, गाय है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? अरे गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बोस इंडिकस, क्या होता है, बोस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बोस इंडिकस। गाय हमारी माता है, बचपन में बोलते थे गाय हमारी माता है, बेल हमारा बाप, ऐसे बोलते थे ना, है। बेल का वैज्ञानिक नाम होता है बोस प्रीमिजीनियस। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस और बेल का वैज्ञानिक नाम बोस प्रीमिजीनियस, है ना। गाय का जरूर याद रखें, बाकी का याद रखें चाहे नहीं रखें, ठीक है ना। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है, निकोटीन, क्या होता है, निकोटीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है, ठीक है। अगला, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अमोनिया, किसको याद काम में लिया जाता है, अमोनिया को, ठीक है ना। हाँ फ्लोरीन गैस भी सही है, ठीक। तो यहां पे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, अमोनिया, ठीक है ना। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, इसमें देखो इसने उत्तर भी लिख दिया, मैंने बताया था ना, अभी पीछे बता भी चुका हूं कि वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, 10 की पावर 5 है, 105 नहीं है, ठीक, गलत लिखा हुआ है, 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर कितना होता है, 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, याद रखना है, ठीक है ना। मैग्नीफेरा इंडिका, दिल सही है, ठीक है। रंजू पायल, ठीक है। आगे देखो भाई, अगला प्रश्न, पूरे हो गए ना, हाँ हो गए इसके। 78 नंबर प्रश्न, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखो दो समांतर दर्पण इस प्रकार से रखोगे तो उनके बीच में प्रतिबिंब अनंत बनेंगे, कितने बनेंगे, अनंत, ठीक है ना, अनंत, याद रखना। दो समांतर दर्पणों के बीच में हमेशा प्रतिबिंब अनंत बनेंगे, याद रखना। अगला, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, किस में बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, किस में बदल देगा, पॉलीपेप्टाइड में बदल देगा। और पेप्सिन जो है वो किसका पाचन करता है, पे पेप्सिन पे प्रोटीन, पे पेप्सिन पे प्रोटीन, तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन, ठीक है। क्वासियोकर तथा मेरास्मस की बीमारी होती है, बहुत डेली आती है, डेली आता है, ठीक है ना, किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से। तो ये बताओ प्रोटीन का खोजकर्ता कौन है, बर्जीलियस। शरीर की निर्माणकारी इकाई जो है वो भी क्या है, प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन। मानव शरीर में 10 से 15% भाग जो कार्बनिक रूप से पाया जाता है वो भी क्या है, प्रोटीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, कोलेजन, कौन सी है, कोलेजन। जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, रूबिस्को, कौन सी है, रूबिस्को। डीएनए की इकाइयां कहलाती है, क्या कहलाती है, न्यूक्लियोटाइड्स, क्या कहलाती है, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स क्या कहलाती है, न्यूक्लियोटाइड्स। अगला प्रश्न, 81 प्रश्न हो गए हैं भाई। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है, ये तो भाई साहब बहुत, नहीं नहीं गलत है, बताओ भाई फटाक से उत्तर बताओ। न्यूक्लियोटाइड सही है, दीपक सी के, प्रोटीन, प्रोटीन सही है -40, -40, हाँ नहीं पढ़ा तुमने कभी, चलो देखो करके इसको निकाल के बता देता हूँ, टाइम पड़ा है मेरे पास,
ठीक, वैसे आते हैं, ठीक है, इनके कोई फिक्स उत्तर थोड़ी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट का पाठ्यांक, ये वाला निकाल के बता दे। देखो तुमने ये सूत्र पढ़ा है क्या, C/5 बराबर F-32/9। आगे इसके K-273/5 भी आता है, बराबर में R/4 आता है। मैं यहाँ पे दो इसलिए ले रहा हूं, ये प्रश्न ये है कि किस तापमान पर सेल्सियस, एक तो सेल्सियस और एक कौन सा है, फारेनहाइट। सेल्सियस और फारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है। समान मतलब अगर C की जगह x है तो x/5 बराबर, यहां पर भी x-32/9। देखना -40 आता है, 9 को x से गुणा करूंगा, 9x बराबर 5x माइनस 5 दूनी 10, 1 5 3 15 और 1 16। ये 5x इधर आ जाएगा तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 160। ऐसे कैसे, 9 में से 5 जाएंगे तो 4x बराबर माइनस का 160। 4 से काटूंगा 4 चौके 16 तो माइनस का 40। बताओ आया कि नहीं आया। इसलिए ये न्यूमेरिकल था, इस प्रकार से आता है, ठीक है ना। हमेशा ये फिक्स होता है कि फारेनहाइट और सेल्सियस का तापमान किसके ऊपर समान रहता है, तो माइनस का 40 याद रहेगा ना। मैंने प्रूफ करके भी बता दिया कि कैसे आता है, ठीक है ना। -40 याद रखना आपको, ठीक। और इधर इसको मिटा देता हूं। ऐसे तुम्हारे पास किसी का भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अभी टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं फिजिक्स में पढ़ा था आपको ये सारी चीजें, ठीक है ना, डिटेल से। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, देखो एक तो आर्गन, सारी ध्यान में रखनी है आपको, ठीक। आर्गन के साथ में पारे की वाष्प, कौन सी, पारे की वाष्प, जिसे बोलते हैं, पारे की वाष्प को बोलते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ट्यूबलाइट के अंदर मर्क्यूरिक ऑक्साइड भरी जाती है जिसे पारे की वाष्प कहते हैं। एक सर कौन सी, एक इसके अंदर कौन सी, नियोन, कौन सी, नियोन, ठीक है ना। ये गैसें इसके अंदर ट्यूबलाइट में भरी जाती हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, सबसे हल्की धातु लिथियम, कौन सी है, लिथियम। और सबसे भारी ओस्मियम, सबसे भारी कौन सी है, ओस्मियम। सबसे भारी कौन सी है, ओस्मियम। सबसे भारी कौन सी हो जाएगी, ओस्मियम, ओस्मियम, OS, कौन सी है, ओस्मियम, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक बबलू सेन, अर्जुन, प्रवीण, सी के प्रोटीन, रेणुका प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से, ठीक है भाई। कमेंट नहीं आ रहे तुम्हारे, हर क्या, कोलेजन, कोलेजन, ठीक है ना। यहां तक किसी कोई दिक्कत है क्या, आगे चले। चलो भाई बताओ, फटाक से बता दो अब इस प्रश्न का उत्तर क्या है। चावल को पॉलिश करने के लिए कौन सा क्या पाया जाता है, विटामिन नष्ट हो जाता है। पॉलिश करने पर मैंने बोला था पॉलिश्ड राइस में कौन से विटामिन की कमी होती है, ओलिया B1, जिसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। मैंने बोर्ड पे लिखा भी था कल परसों, दो ही तो बात लिखी थी कि गोल्डन राइस पूछे तो विटामिन ए बताना है, पॉलिश्ड राइस पूछे तो विटामिन B1 की कमी होती है, ये भी याद रखना। और साफ साफ प्रश्न लिखा हुआ है कि चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, B1, जिससे रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। और B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, ठीक है ना, याद रखना। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है, सल्फर और एक साथ में याद रखना, पोटेशियम, सल्फर और पोटेशियम, सल्फर और पोटेशियम, सल्फर और पोटेशियम, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ठीक। अमित सर स्क्रीनशॉट लेने दिया करो, इसकी PDF भेज देंगे, ठीक। लिंक दे रखा है वहां पे, उस लिंक में जाना, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर, वहां पे ज्वाइन करना, इसकी पूरी की पूरी PDF भेज देंगे, स्क्रीनशॉट लेने वाला लपड़ा ही नहीं रहेगा, है ना। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है, किसको, हाँ फिटकरी, किसको, फिटकरी। अरे नाई के पास जाते हो, सूत्र भी लिख देता हूं, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2। नाई के पास तुम जाते हो तो नाई अगर कट जाता है तो एक पत्थर सा आता है, उसको पानी में डुबो के और ऐसे लगा देता है, लगाता है कि नहीं, उसको ही तो बोलते हैं फिटकरी, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, फिटकरी। सही उत्तर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न, ये लो अगले प्रश्न, बताना उत्तर क्या आएगा, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ भाई, प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, है सबसे भारी धातु अभी मैंने बता दिया कौन सी होती है, ओस्मियम, कौन सी है, ओस्मियम, ओस्मियम सबसे भारी धातु, ओस्मियम, ठीक है। D2O
का सामान्य नाम क्या है? भारी जल। क्या है? भारी जल, जिसे क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला, पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? इसका उत्तर बताओ। ओलिया। ओलिया, ऑक्सीजन। ठीक है ना? हाँ। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व है? सर्वाधिक कौन सा तत्व है? तो तत्व कौन सा पाया जाता है भाई? ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। आपको मैं सारा का सारा देखो, ऑक्सीजन एक बार लिख देता हूं, बाद में मिटाऊं। ऑक्सीजन जो है ना, वो साफ 46.60%, लगभग 47% पाई जाती है। ऑक्सीजन के बाद में सिलिकॉन पाई जाती है 27%। कितनी? 27%। सिलिकॉन के बाद में भाई साहब एल्यूमिनियम पाई जाती है 8.13%। 8.13%। फिर लोहा पाया जाता है तुम्हारा 5%। उसके बाद में अन्य है। ठीक है ना? इस प्रकार से है। ठीक। तुम कहाँ एल्यूमिनियम और लोहा बता रहे हो? पहले नंबर पे कौन है? ऑक्सीजन। ठीक। हाँ, ऐसे पूछे ना धातु तब बताना है, और धातु में भी पहले एल्यूमिनियम है। ठीक है ना? लोहा नहीं है। लोहा तो 5% ही है। ठीक। लेकिन एल्यूमिनियम को उसके अयस्क से पृथक करने की विधि महंगी होने के कारण एल्यूमिनियम लोहे से भी महंगा है। जबकि देख लो, एल्यूमिनियम प्रकृति में, तुम ये बताओ, जिसकी डिमांड जो है, जो प्रकृति में ज्यादा होगा ना, उसकी रेट कम होती है सर। सोना बहुत कम है इसलिए उसकी रेट ज्यादा है। हीरा बहुत कम है इसलिए उसकी रेट ज्यादा है। रेत हमारे राजस्थान में दोरे दोरे पड़े, रेत की रेट एकदम सस्ती। 1200 रुपए में ट्रॉली की ट्रॉली ले जाओ। है कि नहीं? है? 500 रुपए में दे देते हैं। बोलो, कहाँ 500 रुपए और कहाँ पे 5 लाख रुपए है? 5 लाख में भी बहुत ज्यादा है सोना तो। इसलिए यहाँ पे देखो, एल्यूमिनियम है ना, ज्यादा पाया जाता है, तो बताओ इसकी रेट तो कम होनी चाहिए ना। एल्यूमिनियम प्रकृति की पृथ्वी की प्रॉपर्टी में 8.13% पाया जाता है, इसलिए इसकी रेट तो कम होनी चाहिए। लेकिन सर, इसको इसके अयस्क से पृथक करने की विधि महंगी होने के कारण एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है। क्या है? लोहे से महंगा है। ये बात आपको याद रखनी है। परवीन, हाँ परवीन। परवीन बोल रहा सर नाइट्रोजन भी पाई जाती है। परवीन, प्रश्न ऐसे है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में, ठीक है ना, ये अगर वायुमंडल की बात होती, वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन है, जो 78% पाई जाती है। ठीक है ना? पृथ्वी की भूप्रपट्टी की बात हो रही है, नाइट्रोजन भी भूप्रपट्टी में पाई जाती है, लेकिन वो 5% से कम। लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन। ठीक है ना? याद रखना। अगला प्रश्न देखो, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। ठीक है। अगला, फोटोक्रोमेटिक कांच, अभी बताया था मैंने भाई साहब, सिल्वर क्लोराइड किसका यूज किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, AgCl। कौन सा Cl है? AgCl। ठीक। दोबारा से बता रहा हूं, चारों याद हो जाने चाहिए, कान खोल के सुनना है दोबारा से। ठीक है ना? दोबारा से कान खोल के सुनना है। अमित परमार सर कहां है? क्या पूछ रहा है भाई? देखो इधर दोबारा से बता रहा हूं सारा का सारा मामला। सिल्वर ब्रोमाइड पूछे, AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है फोटोग्राफी के अंदर। किस में होता है? फोटोग्राफी में। आपसे पूछे सिल्वर आयोडाइड का यूज कृत्रिम वर्षा में। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड। आपसे पूछे सिल्वर क्लोराइड फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में। और आपसे पूछे कि चुनावी स्याही, वो होती है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, चुनावी स्याही या एमिट स्याही। ठीक है। अगला प्रश्न, 92 नंबर प्रश्न कर लिए भाई, 92 तक। कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदना चाहता है तो भाई इस नंबर पे जानकारी ले। ठीक है ना? हाँ। ठीक। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सबको पता है? सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। आगे देखो, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी क्या हो जाता है? गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, सबको पता है। विटामिन सी जो है ना, विटामिन सी रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल। और विटामिन सी जो है, इसकी क्या कमी से होने वाला रोग? स्कर्वी। कौन सा है? स्कर्वी। और इसे क्या कहते हैं? नाविक रोग या सेलर डिजीज। कौन सा रोग? नाविक रोग या सेलर डिजीज। नेवी के अंदर रहने वाले कैंडिडेटों के विटामिन सी से ज्यादा ग्रसित रोग होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसे नाविक रोग कहते हैं। ठीक है ना? सर
योर यूट्यूब चैनल न्यू सब्सक्राइबर, कोई बात नहीं, धन्यवाद है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का, किसका? ऑक्जेलिक अम्ल। और बताओ, अब तुम बताना मेरे को, ऑक्जेलिक अम्ल और किस में पाया जाता है? बिल्कुल टमाटर में पाया जाता है। ठीक, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में। ठीक, किस में पाया जाता है? टमाटर में। ठीक, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कीटों में होते हैं, कीट में क्या होते हैं? 6 तो पैर होते हैं और 4 पंख होते हैं। क्या होते हैं? 6 पैर और 4 पंख। ठीक है ना, 4 पंख। ये बताओ कॉकरोच में कितने पैर होते हैं? कॉकरोच में, कॉकरोच में परीक्षा में पूछा गया 16। 16 कितने होते हैं? 16। हाँ, हाँ। क्या? उसमें 16 कक्षक होते हैं कॉकरोच में, 16 से ज्यादा, शायद 32 पे होंगे, है ना, देखना एक बार। पैर का नहीं है वो, जो मैंने बताया ना 16, वो गलती से भाई साहब वो कक्षक है, हृदय में कक्षकों की संख्या है। हाँ, वो जो है वो कक्षकों की संख्या है 16। ठीक, पैर तो वही होंगे शायद 5-6। ठीक है ना। खाना को ज्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है भाई? ये प्रश्न बड़ा गजब का है, इसका उत्तर मैं तुमसे चाहता हूं है। खाना को ज्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? अब इसमें विटामिन सी मत कर देना, विटामिन सी तो क्या है? एक, क्या है? विटामिन है। ठीक है ना, लेकिन यहां पे क्या पूछा? अम्ल। तो विटामिन सी किस में पाया जाता है? एस्कोर्बिक में। तो एस्कोर्बिक अम्ल। ठीक है ना। एक जगह से फोलिक अम्ल भी दे रखा है, वो भी याद रखना, फोलिक अम्ल भी नष्ट हो जाता है। फोमिल नहीं है, फोलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फोलिक अम्ल। कौन सा अम्ल भाई? फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल भी नष्ट हो जाता है। कौन सा अम्ल? फोलिक अम्ल भी नष्ट हो जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टमाटर, सी के विष्णु, बिल्कुल सही है भाई। ठीक, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 98। देखो अपन जल्दी ही पूरा करने वाले हैं। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। दूध का पीएच मान बताएगा कोई? अरे, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 6.8 तक होता है। ठीक है ना, 6.4 से 6.8 तक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्वाइटर घेंगा या गलगंड रोग किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी से। किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी से। और कौन सी ग्रंथि को प्रभावित करता है? कौन सी ग्रंथि को प्रभावित करता है? गलगंड, घेंगा या ग्वाइटर रोग थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या किसे, कौन से रोग को कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या हास्यमोटा रोग को। कौन सी रोग को? हास्यमोटा। हास्यमोटा रोग जो है ना, उससे क्या कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या कहा जाता है। याद रखने, प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना। आगे देखो भाई, एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? मधुमक्खी पालन से। किससे है? मधुमक्खी पालन से। मधुमक्खी पालन से। अगला प्रश्न है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? रेशम कीट पालन से। किससे है? रेशम कीट पालन से। इसका संबंध किससे? सेरीकल्चर से। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का सबसे ज्यादा पाचन होता है, ये भी याद रखना। छोटी आंत में भोजन का सबसे ज्यादा पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन भी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताओ? हरे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये छोटी आंत के 3 भाग है। और छोटी आंत के अंदर ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी? ब्रूनर्स ग्रंथियां। ठीक है, अगला, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग। कैसा रोग है? जेनेटिक डिजीज है, आनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया रोग जो है, यह सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के देखा गया था, और उसका बेटा था क्रिसमस, उसके ये रोग सबसे पहले हुआ, इसलिए इसे क्रिसमस रोग भी कहा जाता है, इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, और इसे शाही रोग भी कहा जाता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। सीके, मधुमक्खी पालन, प्रवीण, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल प्रवीण सही है ना, रेशम सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखो भाई, अपन बहुत जल्दी प्रश्न पूरे करने वाले हैं, मात्र 121 प्रश्न है ना। पूरा वीडियो देखकर ही आपको जाना भाई। ठीक,
चलो इस प्रश्न का उत्तर बताओ। आयोडीन की कमी से होने वाले घेंगा, भेंगा नहीं है, घेंगा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? तो उत्तर क्या आ जाएगा? थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। याद रहेगा कि नहीं रहेगा रे? ठीक। आयोडीन की कमी से होने वाले घेंगा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड ग्रंथि। कहां पाई जाती है? गले में। कहां पाई जाती है? गले में। ठीक है। एक बार ये 121 प्रश्न होने के बाद पूरी ग्रंथि का एक वो चित्र बनाऊंगा तुम्हारे सामने, वो देखना है ना। पीएच का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने। किसने किया? सोरेनसन ने। किसने किया? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 में। कब किया? सन 1909 में किसका निर्धारण किया? पीएच स्केल का निर्धारण किया, जिसमें पी को बताया पुषांश, और पुषांश का मतलब होता है पावर, और पावर का मतलब होता है शक्ति, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। और ये जो पीएच स्केल बनाया था, इसमें 0 से लेकर 14 तक अंक थे, जिसमें 0 से 7 तक अम्लीय प्रकृति, 7 पर उदासीन प्रकृति, और 7 से 14 तक क्षारीय प्रकृति। ठीक है। अगला, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है रोलर, है अरे कुल्ले की मांसपेशी, है ना। रोलर कहा जा रहा है, तुम्हारा दिमाग आराम करो। और उसका नाम क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन सा है? ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक। प्रश्न को अच्छे से देख लेना दोबारा से। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, कुल्ले की मांसपेशी। मैं 3-4 बातें बोलकर बता रहा हूं, आप कॉपी के अंदर अच्छे से लिखना है, ठीक है ना। समझ में आ रही? 3-4 बातें बोल के बता रहा हूं, उनको लिखना है भाई, ठीक है ना। ढंग से सुनना। पहला प्रश्न पूछा जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, तो आपको क्या बताना है? ग्लूटियस मैक्सिमस, कुल्ले की मांसपेशी। आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी, वो होती है जांग की मांसपेशी, जिसका नाम है सार्कोरियम। क्या नाम है? सार्कोरियम। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा मानव शरीर की सबसे व्यस्ततम मांसपेशी, वो है आंख के आइरिस की मांसपेशी। आंख के आइरिस की मांसपेशी शरीर की सबसे व्यस्ततम मांसपेशी है, सबसे बिजी मसल्स है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी, वो है मैसेटर, यहाँ पे ये वाली, ठीक है ना। मैसेटर, मैंडिबल तो हड्डी है, ठीक। मांसपेशी की बात करूं, सबसे मजबूत हड्डी पूछे, मैंडिबल बताना बिल्कुल सही है, लेकिन वो मजबूत हड्डी है। और मांसपेशी पूछे सबसे मजबूत मांसपेशी, तो वो है मैसेटर। कौन सी है? मैसेटर। वो भी जबड़े में पाई जाती है। और सर उसके बाद में आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी वो है स्टेपिया। कौन सा पिया? स्टेपिया। और वो किस में पाई जाती है? कान में। सबसे छोटी हड्डी पूछ ले तब तो क्या बताना? स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। और सबसे छोटी मांसपेशी पूछ ले तो स्टेपिया, वो भी कहां पाई जाती है? कान में। ठीक है। ये सारी जानकारी कॉपी में लिख लेना, पूरा मैंने बोल के बता दी है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भरेगा? विटामिन सी। किसके कारण? विटामिन सी। रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, कमी से स्कर्वी रोग, ठीक है। अगला प्रश्न बताओ, फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोडिंग की जाती है? फोटोग्राफी प्लेट, अभी अभी तो बताया मैंने, सिल्वर ब्रोमाइड। किसका? सिल्वर, सिल्वर ब्रोमाइड। किसका भाई? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सूत्र है AgBr। क्या है? AgBr, ठीक है। अगला देखो, हेजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? हेजा, हेजा विब्रियो कोलाई जीवाणु के कारण, ठीक। नाम क्या है? विब्रियो कोलाई। और हेजा रोग जो है यह दूषित जल तथा दूषित भोजन से फैलता है। बहुत काम की बात है वो, कि दूषित जल तथा दूषित भोजन से होने वाले रोग ऐसे बोलेगा कौन कौन से, उसके अंदर हेजा है एक, तो ठीक। एक कौन सा है बताओ? और कौन से? दूषित जल और दूषित भोजन से होने वाले रोग है। हाँ, नारू रोग भी सही, ठीक है ना। दूषित जल और दूषित भोजन से। याद क्या रखना? विब्रियो कोलाई। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, महाधमनी, ठीक है ना। कौन सी धमनी है? महाधमनी। और महाशिरा क्या है? सबसे बड़ा शिरा, ठीक।
ग्लूटियस मैक्सिमस, जय श्री कृष्णा। प्रवीण विटामिन के, विटामिन के कौन से बता रहे प्रवीण, बता जल्दी से। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? फेफड़ों, लंग्स के द्वारा। किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा। ठीक है, आगे चले। चलो, मात्र कितने परसेंट रहे रे? 10% रहे। चलो ये बताओ, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुमसे जानना चाह रहा हूं। मेरे को पता है इस प्रश्न का उत्तर तुम दोगे, लेकिन गलत दोगे, वो मेरे को पक्का पता है। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? हैं? बिल्कुल सही होता है, यूरेनियम डेंटिंग विधि। यूरेनियम डेंटिंग विधि के द्वारा, यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा। तुम बोलो गुरुजी हमें तो एक याद है, वो है कार्बन डेंटिंग विधि। कार्बन डेंटिंग विधि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। यहां पे लिख देता हूं, जीवाश्म की आयु पूछ ले। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कार्बन डेंटिंग विधि का। कौन सी विधि का? कार्बन डेंटिंग विधि। और कार्बन डेंटिंग विधि का यूज किया जाता है। कार्बन 14 का यूज किया जाता है, कार्बन 12 का। हाँ ठीक है ना, तो ज्यादा प्रायोरिटी देनी है कार्बन 14 को। ठीक है, आगे चलते हैं। यूरेनियम डेंटिंग विधि, ये तो इसका उत्तर ही लिख दिया है, इस प्रश्न का उत्तर यही था, ठीक है ना। हाँ, ये उत्तर लिख दिया अगले ने, पहले मैंने देखा नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं थी। इंसुलिन की खोज किसने की? हाँ, तो बेस्ट एवं बैटिंग ने, बेस्ट एवं बैटिंग ने, बेस्ट एवं बैटिंग ने की। ठीक, किसने की? बेस्ट एवं बैटिंग ने। आगे चलें क्या? नेक्स्ट प्रश्न, पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? अभी तो मैंने बताया था दूरी का, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक ही क्या है? पारसेक। ठीक, दूरी का मात्रक है पारसेक, और एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर कितना होता है भाई? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 गुणा प्रकाश वर्ष, गुणा एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष। ठीक है ना, प्रकाश वर्ष का भी 3.26 गुणा होता है एक पारसेक। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो सर बताओ, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, 10 की पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। किलोमीटर में पूछे तो 12 कर देना, कितना कर देना? 12। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? बिल्कुल, किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। गाजर के अंदर भी क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। गाजर के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। और गाजर से किसकी रोशनी बढ़ती है? घरों की नहीं बढ़ती, आंखों की रोशनी बढ़ती है ना। कहीं तुम घर बता दो। ठीक, मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम। कौन सा? प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण। मलेरिया के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? एमपीटी, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट। ठीक है ना। अगला प्रश्न, विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ह्यूगो डी ब्रिज। कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज, डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज, याद रखना भाई। ठीक है ना, ह्यूगो डी ब्रिज याद रखना है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, दांतों के बेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन। किसका यूज किया जाता है? एसिटिलीन। और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए भी एसिटिलीन का यूज किया जाता है। एसिटिलीन का सूत्र गैस बेल्डिंग में भी प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। अगला प्रश्न, पॉलीथीन किसका बहुलक है? इथिलीन या एथिलीन का? किसका है? एथिलीन का। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता या जिंक, जस्ता या जिंक। सारे याद हुए? आगे चले, इतने तो हैं, हो गए पूरे। अरे बस इतने ही थे। ठीक, तो जो भी 100 मॉडल पेपर परचेज करना चाहता है, मात्र 99 रुपए पे करके और इन नंबर पे आप क्या कर सकते हो? 100 मॉडल पेपर प्राप्त कर सकते हो विथ वीडियो सॉल्यूशन और विथ आंसर की। अब मैं आपको एक बार ग्रंथि वाला चैप्टर वो बना रहा हूं, है ना, डायग्राम, उसको समझना भाई। बस छोड़ ही रहा हूं पूरी क्लास को
एक बार ग्रंथि वाला बता देता हूँ आपको पूरा मामला कि ग्रंथि का मामला है क्या। ठीक, फिर आगे से दिक्कत आएगी नहीं आपकी। ठीक, कौन सी ग्रंथि कहाँ है, कैसे क्या हो रहा है। देखना जरा थोड़ा सा, एकदम बढ़िया चित्र तो बनेगा नहीं, लेकिन जैसा भी बनेगा तुम्हें समझा देंगे। ठीक है ना, हाँ। ये तो बहुत भयानक बन गया है। समझो कि ये कोई आदमी है, ठीक है ना। ये क्या, एक मनुष्य, पूरी ग्रंथि समझा रहा हूँ, पूरा का पूरा मामला। मनुष्य की जो खोपड़ी है सर, वहां पे 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं, अपने को चीजें समझनी है। ठीक, अच्छे से देखना ऑनलाइन वाले। मनुष्य की जो खोपड़ी है वहां पे कितनी ग्रंथियां, 3 ग्रंथियां। भारतीय संस्कृति में जहां पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं वहां पे ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम क्या है, पीनियल ग्रंथि। कौन सा नाम है, पीनियल ग्रंथि। ठीक है ना। उसके बाद में सर, इस साइड में जो ग्रंथि होती है इसका नाम है, कौन सी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इधर जो ग्रंथि होती है सर, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड भी इसे कहते हैं। जैसे तुम सर से नीचे आओगे सर, गले में बात करेंगे, और गले के अंदर जो है इस प्रकार से एक एच आकार की ग्रंथि होती है। ठीक, और इस ग्रंथि का नाम क्या है, थायराइड ग्रंथि। क्या नाम है, थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। उसके बाद में थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ भाग पर, ये पृष्ठ भाग ये रहा, पृष्ठ भाग पर जो ग्रंथि पाई जाती है इसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी, पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। इसके बाद में सर, पैराथायराइड के बाद में जस्ट नीचे इधर आएंगे, इधर। ठीक, यहां पे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, पेट के अंदर, पेट के अंदर अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। इस अग्नाशय ग्रंथि के बाद में सर आप बात करेंगे किडनी की। किसकी बात करेंगे, किडनी। इस किडनी के पृष्ठ भाग पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। इस एड्रीनल ग्रंथि का ही दूसरा भाग है अधिवृक्क ग्रंथि। दूसरा नाम इसी का क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है ना। जैसे तुम इसके जस्ट नीचे जाओगे, किडनी के जस्ट नीचे जाओगे, ठीक, तो उसके बाद में बात करते हैं पुरुष की। पुरुष के अंदर तो क्या पाए जाएंगे, पुरुष के अंदर तो पाए जाएंगे शुक्राणु। ठीक है ना। ठीक, और शुक्राणु के साथ में कौन से, वर्षण, टेस्टिस। और महिला के अंदर क्या पाए जाएंगे, अंडाणु। और अंडाणु का संबंध अंडाशय से। ठीक, किससे, अंडाशय से। ठीक है ना। हाँ, हाँ यकृत। यहां पे जो ग्रंथि है उसको नाम दे देते हैं यकृत, लाल एवं भूरे रंग की। ठीक है, हाँ, सारी की सारी ग्रंथि आ गई हैं आपके। यहाँ पे देखो, ये यहां से लेके यहां तक का मामला है ना, सारा सेम है। यहां से लेके यहां तक जो ग्रंथियां वो सब में, पुरुष में भी सेम है और महिला में भी सेम। उसके बाद में पुरुष में तो क्या पाए जाते हैं, वर्षण, और महिला में क्या पाए जाते हैं, अंडाशय। पुरुष के अंदर 2 हार्मोनों का श्रावण होता है या एक का होता है, बताओ। पुरुष के अंदर एक ही हार्मोन निकलता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन। महिला के अंदर 2 हार्मोन निकलते हैं जिसमें एक है प्रोजेस्टेरोन और एक है एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो ये वाला ग्रंथियों वाला मामला समझ में आया कि नहीं आया रे। ठीक, इसी के साथ में आज के क्लास को करते हैं यहीं पर विराम। आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसे लगी ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। 1 से लेके 121% तक अगर किसी भी पर्सन में मेरे द्वारा अगर कोई भूल हो गई हो तो बिल्कुल उसको सुधारा जा सकता है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, देखेंगे, अभी देख लेंगे।